हाँ, गुड मॉर्निंग। तो B13। अच्छा, तो क्या क्या हो चुका है तुम्हारे? क्या हाल है तुम्हारे? हाल चाल मौज है बिल्कुल। अच्छा है। क्या क्या हो चुका है? अभी क्या खत्म हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें हिंदी? अच्छा, चलो बढ़िया है फिर तो। लेखनी की अशुद्धियां तो तुम दूर कर ही दोगे। तो चलो आज अपन जो है वो क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्री और मेंस दोनों के अंदर काम में आता है। प्री के अंदर भी उसके 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो प्री में आ जाते हैं। उसके अलावा राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं और मेंस के अंदर तो काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इसका रहता है। और भी दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं उसके भी बेहतर समझ के लिए कि दूसरे सब्जेक्ट्स जो है कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छे से समझ में तभी आता है जब अपन को थोड़ी बहुत इकोनॉमिक नॉलेज होती है। और जीके जीएस जीके पढ़ते हो तुम, अगर कोई अखबार वगैरह पढ़ते हो तो उसकी भी समझ तभी आएगी जब थोड़ी बहुत क्या हो, इकोनॉमी की समझ जो है वो अपन को थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज अपन? इकोनॉमी पढ़ेंगे। इकोनॉमी अर्थशास्त्र नहीं होता। देखो, एक तो शब्द होता है अर्थव्यवस्था, एक तो क्या है अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है अर्थशास्त्र। तो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र जो है वो एकेडमिक्स में काम में आता है, जो अकादमिक क्षेत्रों में जब काम करता है ना व्यक्ति। तो जैसे मान लो किसी ने कॉमर्स बैकग्राउंड होगा तुम में से किसी का, या किसी ने ग्रेजुएशन के अंदर इकोनॉमी ले रखा होगा, 12th तक इकोनॉमी पढ़ी होगी, तो उस समय जो तुमने पढ़ी थी वो बेसिकली क्या है? वो अर्थशास्त्र है। तो उसके अंदर कई प्रकार के इकोनॉमिक मॉडल्स आते हैं, कई प्रकार के ग्राफ आते हैं, कई अलग अलग जो है वो थिंकर्स ने अलग अलग प्रकार की बातें कही हुई होती है। उससे सिविल सर्वेंट्स को उतना ज्यादा मतलब नहीं है। सिविल सर्वेंट्स को ये मतलब है कि भाई आसपास में जो भी आर्थिक गतिविधियां चल रही है, वो आर्थिक गतिविधियां कैसे चल रही है, वो क्यों चल रही है, कैसे कार्य होता है और कैसे नहीं होता। तो देखो, वैसे इकोनॉमी किसी भी जगह पर हो या किसी घर में हो, चाहे किसी देश की हो, किसी गांव की हो, कहीं की भी हो, इकोनॉमी का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है एक तो उत्पादन से और एक होता है उपभोग। दो चीजें हुआ करती है। एक तो क्या होता है उत्पादन या प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को उत्पादित करना, किसी भी चीज को जो है बनाना, या कोई चीज निर्मित हो रही है तो इसका मतलब वो क्या हो रही है? उत्पादित हो रही है। और जब भी कोई चीज उत्पादित होगी तो फिर उसका क्या होगा? उपभोग होगा, उसका कंजप्शन होगा। ठीक है, कंजप्शन होगा तो ये उत्पादन होता जाएगा, कंजप्शन होता जाएगा, उत्पादन होता जाएगा, कंजप्शन होता जाएगा। तो किसी भी चीज का जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन और कंजप्शन जो हो रहा है, इसके अंदर जितनी भी गतिविधियां अपन को करनी पड़ती है, जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, और एक्टिविटीज को अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। क्योंकि ये उत्पादन और ये उपभोग जो है, इसमें पैसों का इस्तेमाल या रुपए का इस्तेमाल जो है वो धन का प्रयोग हम करते हैं। ये आर्थिक गतिविधियां मतलब उत्पादन और ये जो उपभोग है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कहीं कहीं घास उग गई, क्या उगी है? घास उगी, और बकरी खा गई उसको। घास उगी और किसने खा लिया? बकरी ने। तो एक चीज का उत्पादन हुआ और दूसरी चीज का दूसरे ने क्या कर लिया? उसका उपभोग। तो क्या ये आर्थिक गतिविधि है? ये आर्थिक गतिविधि नहीं है। क्यों नहीं है? बकरी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर बकरी इसके पैसे देती तो, या बकरी का कोई मालिक होता और वो कहता है कि साहब यहां पर चरने के मैं जो है वो क्या दूंगा, तो ये जगह है, ये इसका जगह का कोई मालिक है, वो क्या करता है यहाँ विशेष प्रकार की घास उगाता है। ठीक है, और फिर एक दूसरा व्यक्ति है जो मालिक है किसका? बकरी का, और वो कहता है इससे इससे डील कर लेता कि मेरी बकरियां यहाँ आएगी और यहाँ चरेगी, इसके बदले साल के इतने पैसे ले लेना। तब इसका मतलब ये गतिविधि कैसी हो जाती? आर्थिक गतिविधि। तो आर्थिक गतिविधि जो है या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? उत्पादन भी हो रहा होता है और उपभोग भी। परंतु इसमें क्या लग रहा होता है? पैसे भी लगे होते हैं, इसमें जो है धन लगा हुआ होता है। तो धन लगा होता है, इस वजह से धन को अपन जो है उसे हिंदी में कहते हैं अर्थ। क्या कहते हैं? अर्थ। तो अर्थ कहते हैं, तो उसी से शब्द बन गया। कौन सी गतिविधि है ये? आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी अपन जो कार्य कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये एक आर्थिक गतिविधि है। क्यों है आर्थिक गतिविधि? क्योंकि एक प्रकार की सेवा जनरेट हो रही है
हम तुम्हारी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जब से तुम आए हो तब से तुम्हें रोज सुबह से लेके जो है वो सुबह 7 बजे लगते हैं तुम्हारी सेवा करने, और कब तक करते हैं, 1 बजे तक जो है वो करते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों की तो उसके बाद भी करनी पड़ती है। तो सेवा, ये क्या जनरेट हो रही है, यहां वस्तु नहीं उत्पादित हो रही है, क्या उत्पादित हो रही है, सेवा। तो ये जो उत्पादन हो सकता है वो वस्तु का भी हो सकता है और सेवा। जैसे ये घास थी, ये तो क्या है, वस्तु है, दिखती है ना। ये जो अब अभी जो कार्य कर रहे हैं ये दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसको कहते हैं अपन सेवाएं। तो वस्तुएं भी होती है और सेवाएं भी होती है। और ये सेवा लेने के बदले तुमने पहले क्या दिए, फीस दिए, पैसे दिए, ठीक है, इसलिए तुम सेवा आराम से बैठकर लेते हो। यहाँ पे आते हो, आराम से बैठ जाते हो, फिर किसी को कहते लो चल हो जा, सुबह सुबह आते ही कि बता क्या बताएगा। तो फिर थोड़ी देर जो हम बोलते रहते हैं, फिर तुम कहते हो जो बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे। फिर तुम आराम से आराम आराम करते हो, चाय वाय पीते हो, फिर तो आप नए आदमी को भेजो भाई, फिर एक नया परफॉर्मेंस देने के लिए आदमी आता है। फिर बीच बीच के अंदर थोड़ा हंसाओ हंसाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ी कॉमेडी भी करके बताओ। तो फुल एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो तुम्हारी सेवा कैसी होनी चाहिए, फुल सेवा जो है। फिर बीच बीच में दिलीप सर को कहते थे भंडारा कर दो भाई, भंडारा बहुत दिन हो गए, ऐसे भूखे नहीं रहेंगे हम। तो ये होती है, इसको क्या कहते हैं, सेवा। और इस सेवा के बदले तुमने पैसे दिए, तो इसको कहते हैं अपन आर्थिक गतिविधि। ये आर्थिक गतिविधि और भी तुम करते हो, इसके अलावा कहां की है, देखें आर्थिक गतिविधि, कौन सी आर्थिक गतिविधि में एंगेज होते हो, कहा आर्थिक गतिविधि देखिए जो तुमने की है, पीजी में रहते हो, तो इसका मतलब क्या देते हैं, रेजिडेंशियल सर्विस। जो पीजी है वो रेजिडेंशियल सर्विस, आवासीय सेवाएं देते हैं, और उस आवासीय सेवा के बदले तुम उनको किराया दे देते हो। और चाय पीते हो, चाय पीते हो, तो इसका मतलब चाय का क्या होता है, उत्पादन। चाय एक वस्तु है जिसका उत्पादन होता है, और उत्पादन होता है तुम उसको खरीदते हो, तो इसका मतलब वो भी एक आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि है। इसके अलावा तुम जो है वो यहाँ आए हो, तो कोई ट्रांसपोर्ट से आए हो ना, किसी कोई व्यक्ति खुद की गाड़ी से आया होगा, कोई बस में आया होगा, किससे भी आया होगा, कोई पैदल आया है, तो वो आर्थिक गतिविधि नहीं है। क्यों नहीं है आर्थिक गतिविधि, क्यों, उसमें कोई पैसे नहीं लगे। अगर तुम पैसे देते इसके भी, पैदल आने के भी, तब इसको क्या कहते हैं अपन, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है आर्थिक गतिविधियां होती है। और इन सभी आर्थिक गतिविधियों को जिस व्यवस्था के तहत किया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं, अर्थव्यवस्था कह देते हैं। तो आई बात समझे, अर्थव्यवस्था बेसिकली होती क्या है, अर्थव्यवस्था किससे संपादित, मतलब किससे मिली हुई है या किससे जुड़ी हुई है, आर्थिक गतिविधियों से। और आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वस्तु और सेवाओं का उपभोग। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना और वस्तु सेवाओं का उपभोग करना, और जिसमें किसका क्या इन्वॉल्व हो, पैसे इन्वॉल्व हो, धन इन्वॉल्व हो। तो इसलिए ऐसी चीजों को अपन आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। और इन सभी आर्थिक गतिविधियों का ही जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी करते हैं कि आर्थिक गतिविधि कैसे होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या सरकार जो है वो कैसे प्रभावित करती है इसको, सरकार का क्या रोल होता है, एक व्यक्ति का क्या रोल होता है, ये सब चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे, अपन अर्थव्यवस्था के अंदर पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अपन देखेंगे कि जो भी हम आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं वो आर्थिक गतिविधि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कैसे प्रभावित होती है, कैसे तो किसी चीजों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं, कैसे किसी चीजों के दाम कम हो जाते हैं, कैसे अभी जैसे आता है क्रूड ऑयल के प्राइस जो है लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन के अंदर कुछ चल रहा है और उसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। तो कैसे बढ़ गए भाई, क्या हुआ ऐसा एकदम से, ये क्यों बढ़ गया, और अगर वो कम हो रहे होते हैं तो कम क्यों हो रहे हैं, इससे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो सामान्य इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ ले कि भारत रूस संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, हम जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या उस बात का कोई असर है या नहीं है तो वो कैसे होगा वो असर। इन सब चीजों को अपन किसके तहत पढ़ेंगे, ये अपन अर्थव्यवस्था के तहत जो है अर्थव्यवस्था के तहत पढ़ते हैं। तो अपना जो वैसे सब्जेक्ट है वो क्या है, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। अब देखो दुनिया के अंदर अगर वैसे देखें कि अर्थव्यवस्था के कितने मॉडल हैं या कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं को अगर हम दो प्रकार से बांटें, अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है पूंजीवाद और एक होता है साम्यवाद। एक तो क्या होता है कैपिटलिज्म और एक होता है कम्युनिज्म, और इसी का फिर बाद में एक रूप आता है जिसको अपन सोशलिज्म या समाजवाद भी कह देते हैं। तो विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था है वो कितने भाग में बटी हुई है, दो ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होगी, दो प्रकार की अर्थव्यवस्था के मॉडल होते हैं। एक तो कैपिटलिस्ट मॉडल होता है और दूसरा
कम्युनिस्ट। एक तो कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। क्या अंतर होता है दोनों के अंदर? पहले सुने हैं शब्द पूंजीवाद, साम्यवाद? सुने तो है, होता क्या है? समाजवाद मतलब क्या? समाजवाद का मतलब क्या है? लोक हित के अंदर। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा प्रमोट करता है और वो सोशलिज्म पे ज्यादा जोर देता है। और कम्युनिज्म सेंट्रलाइज्ड है, कैपिटलिज्म डिसेंट्रलाइज्ड है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। वेरी गुड। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये किसके पास होता है? स्टेट के पास होता है, और ये कुछ लोगों के पास में होता है। खैर काफी हद तक जो है वो सही हो। देखो, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जो है वो दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। ये बात आई कि जब व्यक्ति मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो इस बात को देखा गया कि भाई इस दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो क्या ईश्वर सबसे महत्वपूर्ण है? जीव जंतु सबसे महत्वपूर्ण है? तो फिर देखा कि नहीं, इन सभी जीवों के अंदर और सभी ईश्वर ईश्वर को भी छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? वो है मनुष्य। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मनुष्य। इंपॉर्टेंट जो है मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को सबसे महत्वपूर्ण मान लिया। अब ह्यूमन बीइंग को महत्वपूर्ण मान लिया तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बाय बर्थ फ्री होता है। ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ कैसा होता है? फ्री होता है, वो स्वतंत्र है। और वो लोग जो है कि बस स्वतंत्रता ही सबसे जरूरी है। ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी स्वतंत्रता, उसका फ्रीडम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे फ्रीडम की बात आई कि भाई हर व्यक्ति जो है फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तो फ्री हुआ तो जैसे 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 फ्री होगा तो कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, फ्री का मतलब है। और कुछ भी काम करेगा तो उसके पास में कुछ चीजें आ जाएगी, कुछ संपत्ति आ जाएगी, वो अपनी संपत्ति रखने के लिए जो है वो भी फ्री हो जाएगा। इसके कारण समाज में आ जाती है असमानताएं। समाज के अंदर इनइक्वालिटी आ जाती है कि किसी व्यक्ति के पास में तो पैसे ज्यादा हो जाते हैं, किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, घर ज्यादा हो गए, किसी के पास गाड़ी भी ज्यादा हो गई, सब ज्यादा हो गए, किसी के पास में नहीं रहा। तो इस वजह से फिर कुछ लोग जो है वो दूसरे आए और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता का नहीं, हम समानता का समर्थन करते हैं। तो पूंजीवाद जो होता है वो किसका समर्थन करता है? स्वतंत्रता। और कम्युनिज्म जो है किसका समर्थन करता है? ये समानता, इक्वालिटी। एक तरफ तो है लिबर्टी और एक तरफ है इक्वालिटी। ये तो स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। और कम्युनिज्म किसका समर्थन करता है? समानता का। तुम किसका समर्थन करते हो? स्वतंत्रता जरूरी होनी चाहिए या समानता जरूरी हो? कितने लोग स्वतंत्रता के समर्थक? और इतने सारे। और समानता? समानता के बस एक दो ही लोग हो है? दिलीप सर समझा गए ये स्वतंत्रता समानता क्या होती है क्या नहीं होती? अच्छा, इसलिए तुम सब कन्वर्ट हो चुके हो तुम्हारा आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन हो चुका है मतलब। अच्छा, तो एक समानता और दूसरा किसका समर्थन करता है? स्वतंत्रता। तो एक तो है जो है वो ये कैपिटलिज्म लिबर्टी की बात करता है और वो किसकी करता है? इक्वालिटी की बात करता है। और अब ये स्वतंत्रता जब होगी, अगर किसी भी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र होगा, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? इसका मतलब कोई उसके ऊपर बंदिशें नहीं है। बंदिशें नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, कौन सा जॉब करना चाहता है, वो नौकरी करना चाहता है, आरएएस की तैयारी करना चाहता है, रीट का फॉर्म भरना चाहता है, कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, ये निर्णय कौन ले? व्यक्ति स्वयं ले। वो अपना बिजनेस करना चाहता है या कोई मजदूरी करना चाहता है, क्या करना चाहता है, खेती करना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इसका निर्णय कौन लेना चाहिए? व्यक्ति स्वयं ले। अगर व्यक्ति स्वयं ले रहा है, फिर अगर उसने काम किया, कोई वस्तु उत्पादित कर ली, मान लो उसने कोई जो है चाय की थड़ी खोल ली और उससे क्या क्या उत्पादित कर ली? चाय। अब चाय कितनी उत्पादित करनी है, दिन में कितनी चाय बनानी है, कितनी नहीं बनानी, ये निर्णय भी कौन ले? व्यक्ति स्वयं ले। उस चाय को कितने रुपए में बेचना है, ये भी निर्णय व्यक्ति स्वयं ले। इसके अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। ये चाय का उत्पादन करना, चाय को बेचना, ठीक है, कितने मात्रा में उत्पादित करना है, ये हुई आर्थिक गतिविधियां, ये हुई अर्थव्यवस्था। और इस अर्थव्यवस्था का सारे निर्णय कौन ले रहा है? व्यक्ति स्वयं ले रहा है। व्यक्ति स्वयं ले रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में राज्य का या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो अर्थव्यवस्था में अगर राज्य का हस्तक्षेप नहीं है,
यहां तो क्या होगा, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इस तरफ साम्यवाद में, साम्यवादियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने अपने कार्य करने के लिए बिल्कुल उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, कि हर व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किसी के पास में प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। क्योंकि यहीं से अर्थव्यवस्था के अंदर जब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और व्यक्ति खुद ही सब चीजें निर्धारित कर रहा है, तो हर व्यक्ति कुछ निजी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास तो ज्यादा है और किसी के पास में कम है, और इसी की वजह से असमानता आ रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, समानता अगर अपन को लानी है, तो एक तो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो रिकॉग्नाइज ही मत करो, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में, निजी संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं होती, आपकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, सारी की सारी संपत्ति किसकी है, राज्य की। अब राज्य की संपत्ति, इसका मतलब वो जो चाय की थड़ी है वो तुम्हारी खुद की नहीं है, वो किसकी है, राज्य की, सरकार की है। अब सरकार की है तो फिर सब चीजें कौन निर्धारित करेगा, सरकार निर्धारित करे कि तुमको कितना उत्पादित करना है, कितनी चाय बनानी है, किसको बेचनी है, कितने रुपए में बेचनी है, ठीक है, और इसके बाद में जो पैसा आएगा तुम्हारे पास में, उस पैसा भी तुमको किसको देना पड़ेगा, राज्य को, और फिर राज्य निर्धारित करेगा कि उस पैसे को वो कहां लगाना चाहता है। तो सारी चीजें जो कौन निर्धारित करता है, राज्य। तो यहां बाजार के ऊपर, बाजार पर सर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण जो है वो होता है। बाजार के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कि सभी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, जबकि साम्यवादी जो होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो कहते हैं किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं। अब अगर निजी संपत्ति नहीं है तो सारी संपत्ति सरकार की होगी, तो क्या कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी संपत्ति सरकार को दे देगा, नहीं देगा। ऐसे तो मांगने से नहीं देगा कि भाई लो दे दो तुम्हारी संपत्ति सारी, तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं दे रहा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको संपत्ति को छीननी पड़ेगी, संपत्ति को क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा व्यक्ति से, ऐसे आते आसानी से नहीं देगा। और छीनना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हिंसा, वायलेंस, यानी ये किसका समर्थन करते हैं, वायलेंस का। जबकि यहां इनका मुख्य उद्देश्य है कि भाई आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति से कोई छीना झपटी नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर उससे छीन रहा है या वायलेंस कर रहा है तो इसका मतलब उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, और स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो ये किसके समर्थन होंगे, अहिंसा के। यहां पर सरकार अगर होगी भी तो सरकार कैसी होगी, लोकतांत्रिक, तो यानी ये किसके समर्थक होते हैं, उसके बाद में लोकतांत्रिक सरकार या डेमोक्रेसी के समर्थक होते हैं। जबकि साम्यवादी, साम्यवादी किसके समर्थक होते हैं, राजतंत्र के। राजतंत्र कैसे लाएगा समानता, राजतंत्र में समानता होती है क्या, समानता लाने के लिए ये लाते हैं डिक्टेटरशिप। समानता किसमें इनके लिए पहले क्या आती है, डिक्टेटरशिप, कि ये अगर किसी लोगों की संपत्तियां छीननी है तो कौन छीनेगा, तो उसके लिए क्या होगा, एक डिक्टेटर होगा, एक तानाशाह होगा, और वो तानाशाह जो है वो सभी की संपत्तियां ले लेगा पहले तो तानाशाही से, और उसके बाद में उस संपत्तियों को सबके बीच में बांट देगा, सबके बीच में बराबर बराबर जो है रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर देगा, समान रूप से जो है वो सारी चाय ले लो और फिर सबके बीच में चाय क्या कर दो, बांट दो। ऐसा नहीं हो कि कोई तो 3 कप पी गया, एक के कोई नहीं आई, इसलिए सारी चाय किसके पास हो जाए, पहले सरकार के पास, और फिर सरकार जो है वो सबके बीच में बराबर 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 चीजें बांट दे। तो इसका मतलब ये राजनीतिक रूप से किसका समर्थन करते हैं, ये तानाशाही, इसका समर्थन करते हैं, तानाशाही जो है तानाशाही का वगैरह का समर्थन किया करते हैं पॉलिटिकली। और और क्या होता है साम्यवाद में, क्या क्या चीजें जो है वो देखिए, तो साम्यवाद कौन से देश के अंदर देखा गया है, अगर तुम पढ़ा है साम्यवाद पहले से, तो सबसे पहले कहां पर आया, रूस के अंदर। किसमें आया, रूस में, रशिया जो है ना, अभी रूस काफी न्यूज में भी है। तो रूस के अंदर 1917 में, 1917 में वहां पर एक क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति या कम्युनिस्ट क्रांति जो है वो कहते हैं। कब हुई थी वो, 1917 में। 1917 से पहले रूस के अंदर राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था, मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, रूस का राजा हुआ करता था, उसका राजा था एक निकोलस, और निकोलस थर्ड जो है वो वहां का राजा हुआ करता था, और उसके काल के अंदर बहुत सारी समस्याएं जो है क्रिएट हो गई, और समस्याएं क्रिएट हुई तो उसके बाद में वहां पर एक क्रांति हुई, रूस के अंदर एक क्रांति। क्रांति क्या होती है, रिवोल्यूशन होती है, और रिवोल्यूशन क्या होती है, क्रांति होती है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति का परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, बहुत तेज गति से
बहुत कम समय में अगर बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं तब उसको अपन क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन हो, तुम रोज अपना जो है वो कपड़े बदलो, आज ये शर्ट पहना, आज ये शर्ट पहना, क्रांति हो गई साहब ये, इसको क्रांति नहीं कहते। क्रांति किसको कहते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन हो, एकदम से ही कोई चेंज हो, तुम जो है वो रोज तो ऐसे पैंट शर्ट पहनते हो और एकदम से बिल्कुल धोती कुर्ते जो है पहनने लग जाओ, और फिर लोग कहें अरे यार आज तो क्रांति हो गई। या फिर जो है वो कोई महिला है घर के अंदर जो पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, एकदम से वेस्टर्न कपड़े जो है पहनने लग जाए, तो घर वाले कहेंगे क्रांति हो गई भाई। घर के अंदर क्या हो चुकी है, क्रांति हो चुकी है। तो इसलिए क्रांतिकारी जो कार्य होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत बड़े परिवर्तन जब होते हैं तब उसको अपन कहते हैं ये क्रांति है। तो रूस के अंदर भी बहुत कम समय बहुत बड़े परिवर्तन हो गए। कि बड़े परिवर्तन क्या हुए कि वहां की जो राजनीतिक तंत्र था, वो राजतंत्र था, उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके एक डिक्टेटरशिप स्थापित कर दी गई, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप जो स्थापित की गई। किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में किया गया ये, लेनिन नाम का एक आदमी था, व्लादिमीर लेनिन। जैसा भी है ना व्लादिमीर पुतिन, वैसे एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था, व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन के नेतृत्व में 1917 में वहां पर एक क्रांति हुई, और क्रांति के बाद में वहां कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप स्थापित हो गई। और कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप स्थापित होने के बाद में वहां पर जितने भी संसाधन थे वो सारे संसाधन किसके पास में आ गए, राज्य के पास में आ गए। सरकार ने जो है सारे संसाधन ले लिए, और सरकार ने कहा कि हम सबके बीच में जो है वो बांट देंगे, सबके बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। तो फिर वहां पर क्या लाए, वो समानता। इसको लेकर इस सबको बीच में बराबर बांट कर किसको क्या लाए हैं, वो समानता। पर समानता तो आ गई वहां पर कैसे समानता आई, समानता ऐसे आई कि सभी लोग समान रूप से गरीब हो गए। पहले कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, फिर समानता आई। समानता के अंदर क्या हुआ, सभी लोग समान रूप से गरीब। जहां पर देखो वहां पर सुबह भूखे नंगे लोग जो है वो दिख रहे हैं आपको, किसी के पास में खाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गई, हाँ भाई समानता है। कोई जो है वो ऐसा कोई बंगलों में रह ही नहीं रहा है, सभी लोग जो है वो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, सब आसपास दुकान, सब बराबर है, सब बराबर। कोई जो है वो अपने यहाँ से असमानता बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो मॉडल होता है, इस मॉडल को अपन क्या कहते हैं, साम्यवाद। और साम्यवाद का जो बेसिक कमी है वो यही है कि इसमें राज्य का हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा जोर जो है, जैसे अर्थव्यवस्था के अंदर दो बातें होती है, एक तो जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, कंजप्शन होता है, उपभोग होता है। अब ये उपभोग कौन व्यक्ति करेगा, कौन व्यक्ति नहीं करेगा, ये उत्पादन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, राज्य। तो यहां पर साम्यवाद में दिक्कत क्या है, साम्यवाद में ये है कि राज्य ही निर्धारित कर रहा है कि उत्पादन करे, तो राज्य उत्पादन कम कर पाता है, इसलिए उत्पादन क्या हो जाता है, बहुत कम। और लोग है बहुत ज्यादा, लोग बहुत ज्यादा, तो बहुत कम चीजों को बहुत ज्यादा लोगों में क्या करना पड़ता है, आपको बांटना पड़ता है। और फिर जब बहुत कम चीजों को बहुत सारे लोगों में बांटोगे, तो हर व्यक्ति के हाथ में जो आएगा वो क्या आएगा, बहुत कम ही चीजें आएगी, और बहुत कम चीजें आएगी। इस वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो होने लग जाती है, और उत्पादन आपका क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। तो भाई सरकार ने आपको कह दिया, मान लो कि कोई किसान है, उसको कह दिया कि भाई आपकी सारी भूमि जो है आपकी खुद की नहीं है, ये किसकी है, सरकार की है, और अब आपको जो है जो भी उत्पादन करोगे, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करोगे, वो सब सरकार को दे दोगे। अब कोई किसान है, उसने अपना खेत था उसका, उसमें उसने 10 बोरी गेहूं उत्पादित किए, क्या उत्पादित किए हैं, 10 बोरी गेहूं उत्पादित किए। अब उत्पादित करके देने किसको है, सरकार को, तो सरकार को दे दिया। फिर एक व्यक्ति था जिसने जो है वो 3 बोरी की, एक व्यक्ति है जिसने 2 बोरी की है, तो टोटल सरकार के पास कितना हो गया, 15 बोरी। फिर सरकार के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, तो इस आदमी को 5 मिलेंगे, इसको 5 मिलेंगे, इसको भी 5 मिल जाएंगे। तो जैसे इसको 5 दोगे तो ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा यार अपन ने मेहनत तो की थी 10 की, और अपन को मिला कितना, 5 ही। इस आदमी ने 3 की मेहनत की, इसने 2 की, फिर भी इनको 5-5 मिल गए। इसका मतलब अपन को ज्यादा मेहनत करके अपन क्या ऐसा क्या कर रहे हैं, अपन भी अगर कम भी उत्पादित करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये क्या, ये वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, ये भी अपना मेहनत करना कम कर देता है। मेहनत कम कर देता है तो इधर ये जो चीजें हैं ये कम हो जाती है, और ये कम हो जाती है तो हर व्यक्ति के हाथ में जो चीजें आ रही है वो शुरुआत में तो जैसे ज्यादा आ रही है, पर बाद में क्या होती है, धीरे धीरे कम आने लगती है, धीरे धीरे चीजें जो है कम आने लगती है, क्योंकि आपका जो ज्यादा जोर है वो चीजों को बांटने में है, कि वस्तुओं को कैसे बांटा जाए। तो कम्युनिज्म के अंदर ज्यादा जोर किस बात पर दिया है, वस्तुओं के को बांटने में, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज्यादा जोर है, उसके उत्पादन के ऊपर कोई ज्यादा विचार नहीं किया गया।
और उत्पादन की भाई उसका वस्तुओं का उत्पादन होगा कैसे? वस्तुओं का उत्पादन या वस्तु या सेवाओं का उत्पादन तभी होगा जब लोगों के बीच में कंपटीशन हो, या फिर जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है उसको कुछ लाभ हो। अगर इसने 10 बोरी उत्पादित किया है और इसको क्या हो, इसका लाभ हो कि यार आज अपने 10 बोरी उत्पादित की तो अपन को 100 रुपए मिले, इसने तीन तीन बोरी की है तो इस वजह से इसको 30 ही मिले, इसको 20 ही मिले, तो ये वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत खुश होगा, उसको बाकियों के मुकाबले इसको ज्यादा मिल रहा है, तो ये क्या करेगा फिर, और मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा तो ये ज्यादा उत्पादित करेगा। इस आदमी को बुरा लगेगा कि यार अपन को कम मिला, तो ये भी मेहनत करेगा, और ये मेहनत करके ये भी और उत्पादित करने लगेगा, और ये भी अगर जो है वो और उत्पादित करेगा, तो इस तरीके से उत्पादन क्या होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, और सभी का जो जीवन स्तर है वो सभी का जीवन स्तर क्या होने लग जाएगा, इससे इंप्रूव होने लग जाएगा। तो जैसे ये देखा गया कि यूरोप जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व कितने भागों में विभाजित हो गया, दो। एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ साम्यवाद, एक तो कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ कम्युनिज्म। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट पावर्स जो है वो बन गई, और कम्युनिज्म ने कहा था कि हम क्या करेंगे, समानता लाएंगे, जबकि कैपिटलिज्म ने क्या कहा था, हम स्वतंत्रता लाएंगे। तो कैपिटलिज्म तो जो स्वतंत्रता का समर्थक था, और ये किसके समर्थक थे, समानता के। तो जितने देश कम्युनिस्ट थे उनके अंदर एक समानता आई, वो समानता तो ऐसी थी कि वे सभी देश समान रूप से गरीब हो गए। तो आज के डेट के अंदर रूस और रूस के आसपास के जितने भी देश हैं, पहले जो यूएसएसआर नाम का एक संघ हुआ करता था, सोवियत संघ, और उसके अंदर जितने भी देश थे, खासकर यूरोप के पूर्वी भाग में, तो यूरोप भी दो भागों में बटा हुआ है, ऐसे बट गया यूरोप। एक तरफ तो ये वेस्ट यूरोप, पश्चिमी यूरोप, और ये कौन सा है, पूर्वी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप जो है वो। तो ये जो पूर्वी यूरोप के देश थे ये कम्युनिज्म के संपर्क में आ गए, और इसी वजह से ये देश क्या हो गए, गरीब हो गए। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन वर्तमान के अंदर जो है वो यूरोप का सबसे गरीब देशों में से आता है। मतलब अपन गैर गरीब देना कहना तो अपने लिए अच्छा नहीं है, कम अमीर है ऐसे कहते हैं। अपन किसी को गरीब कैसे कह सकते हैं, वो क्या है, थोड़ा कम अमीर है बाकियों के मुकाबले। यूरोप में सबसे कम अमीर अगर कोई है तो वो कौन सा है, वो यूक्रेन। इसके आसपास के भी जो देश देखोगे, रोमानिया है, इधर मोल्डोवा है, ऊपर बेलारूस है, ये भी देश जो है वो कोई खास आर्थिक प्रगति इन्होंने नहीं की। पर जबकि इस तरफ के आप ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाओ, बेल्जियम देखो, नीदरलैंड्स देखो, आप जो है वो इस तरफ फ्रांस है, जर्मनी है, ये जो देश हैं ये क्या है, आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है, बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा समृद्ध है। और क्यों है समृद्ध है, क्योंकि इन्होंने किसको अपनाया, पूंजीवाद को, इन्होंने जो है कैपिटलिज्म को अपना लिया। तो हालांकि कुछ समय बाद में ये देखा जा गया कि कैपिटलिज्म के अंदर भी एक प्रकार की समानता आ गई, और वो समानता ये थी कि सभी लोग जो है वो एक लेवल से ज्यादा के अमीर हैं। हालांकि बाद में ऊपर तो है कि भाई जैसे इतना सभी के पास में घर है, सभी के पास में गाड़ी है, सभी के पास में बाकी सब सुख सुविधाएं जो है, उसके बाद में किसी के पास में ज्यादा है, किसी के पास घर बड़ा है, किसी के पास छोटा है, ये असमानताएं तो है, परंतु सभी लोग एक लेवल से ऊपर के हैं। सभी का जो जीवन स्तर है, रहन सहन का जो स्तर है, वो रहन सहन का स्तर एक लेवल तक है, और उस लेवल तक देखा जाए तो वो तो सभी के पास में है। एक अमेरिका में पूछा जाए कि किस कौन सा आदमी जिसके पास घर नहीं है, तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसके पास क्या नहीं है, घर ही नहीं है। तो सभी के पास में लगभग लगभग ये चीजें तो है ही। तो ये भी एक समानता है, और इसके बाद में हो सकता है कि किसी का घर बड़ा हो और किसी का घर छोटा हो, असमानता होगी तो सही, परंतु वो एक लेवल की समानता के बाद की है, बाद की है। तो इसलिए जो कैपिटलिज्म है उस कैपिटलिज्म के अंदर भी कुछ चीजें जो है वो ये आ गई। तो इस प्रकार विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, इन दो ही प्रकार से इसको जो है वो बांटा जाता है। लिखो देखिए, पहले से लिखे हुए हैं कि ये कैपिटलिज्म के कम्युनिज्म में डिफरेंसेस, लिखो देखिए। अर्थव्यवस्था के दो मुख्य मॉडल हैं। देयर आर टू मेन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। पहले हेडिंग डालो अर्थव्यवस्था, सब्जेक्ट शुरू करो इकोनॉमी। रफ कॉपी में काम लिखने से काम नहीं चलेगा, कल से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के दो मुख्य मॉडल हैं। देयर आर टू मेन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के दो मुख्य मॉडल हैं, साम्यवाद, दूसरा पूंजीवाद, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म।
अब एक टेबल बनाओ, एक तरफ लिखो कम्युनिज्म और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म, एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ पूंजीवाद। साम्यवाद और तो साम्यवाद किसका समर्थन करता है? समानता का। साम्यवाद की तरफ लिखो इक्वालिटी। समानता पर बल है। और जबकि यहां पर स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं, लिबर्टी लिखो इसको। जो साम्यवाद होता है वो निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देता है, निजी संपत्ति को मान्यता नहीं, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। जबकि पूंजीवाद वो निजी संपत्ति को मान्यता देता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड, निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड। बाजार किसके द्वारा नियंत्रित होगा? यहां पर सरकार के द्वारा, मार्केट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बाजार पर सरकार का नियंत्रण। जबकि पूंजीवाद कैपिटलिज्म में बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यहां शासन कैसा, व्यवस्था कैसी होगी? तानाशाही, डिक्टेटरशिप। और पूंजीवाद में लोकतंत्र, लोकतंत्र। और साम्यवाद किसका क्या है, किस प्रकार का होता है? धार्मिक रूप से ये नास्तिक होते हैं, ये ईश्वर वगैरह को मानते नहीं है, कि कोई ईश्वर नहीं होता। मार्क्स का एक फेमस कथन है रिलीजन के बारे में, क्या है? धर्म क्या है? एक अफीम। धर्म की तुलना किससे की उसने? अफीम। रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ मासेस। ये नास्तिक और वो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्यों है? क्योंकि धर्म जो है वो क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बात कर रहे हैं, तो धर्म में मानना है नहीं मानना है, ईश्वर को कैसा मानना है कैसा नहीं मानना है, वो आप खुद निर्णय लो। राज्य नहीं बताएगा आपको कि धर्म होता है या नहीं होता है, कौन सा धर्म अपनाना है, कौन सा आपको भगवान होते हैं या नहीं होते, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जब तक आपको लगे तब तक मानो, जिस दिन आपको लगे कि नहीं नहीं होता उस दिन मत मानो, फिर थोड़े दिन बाद में लगे कि नहीं यार होता है, फिर वापस मान लो। तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, जब आपको जैसा सही लगे वैसा आप कार्य जो है कार्य कर सकते। और ये किसका समर्थन करते हैं? हिंसा का समर्थन, वायलेंस। जबकि पूंजीवाद में अहिंसा का समर्थन होता है। अहिंसा का समर्थन। और यहां पर ज्यादा बल जो है वो साम्यवाद में किस पर दिया जाता है? कर्तव्यों पर, ड्यूटीज के ऊपर। पॉलिटी पढ़ी है तुमने? तो पॉलिटी में पढ़ा होगा कि भारत के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहां से ली है अपन ने? यूएसएसआर से ली थी। और जबकि फंडामेंटल राइट्स ये कहां से लिए? अमेरिका से लिए। तो क्यों लिया अमेरिका से? क्योंकि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट देश है, और कैपिटलिज्म जहां होगा वहां पर ज्यादा बात किसकी करेंगे? अधिकारों की। क्यों बात करेंगे अधिकारों की? क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है, जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा उसी के तो अधिकार होंगे, कि मेरी विचारों का मुझे स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, अभिव्यक्ति का उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये स्वतंत्रता, ये अधिकार क्यों है? क्योंकि आपके पास में स्वतंत्रता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसाइड कौन करेगा? मैं करूंगा। ये मेरा खुद का अधिकार है, मेरा जीवन जीने का अधिकार खुद का है। तो यहां पर ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया जाएगा? अधिकारों पर, पूंजीवाद के अंदर। जबकि साम्यवाद में आपके स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं है, वहां तो है समानता लानी है।
आपका मुख्य उद्देश्य समानता लाना, और समानता लाने के लिए सरकार जैसा कहेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। सरकार कहेगी तुम्हें जो है चाय की थड़ी खोलनी है तो चाय की थड़ी खोलनी पड़ेगी। सरकार कहेगी तुम्हें खेती करनी है तो खेती करनी पड़ेगी। इसके लिए आपका खुद का अधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप सरकार की आलोचना वगैरह नहीं कर सकते हो कि मेरे अभिव्यक्ति हो रही है कि मैं सरकार की आलोचना करना चाहता हूँ। ज्यादा ये अभिव्यक्ति जो है ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जैसे भी चीन के अंदर है डिक्टेटरशिप, चीन के अंदर डिक्टेटरशिप है, और वहां जो है उसके अंदर अगर कोई चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसका विरोध करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब उसको ये सपने में भी आ जाए कि मैं चीन के राष्ट्रपति का विरोध करते हैं, पता लग जाता है उसको, और वो उसको क्या कर देता है, गायब। कब आप गायब हो जाओगे इस धरती से पता भी नहीं लगेगा। वहां पर एक जो है वो एक बहुत बड़ा बिलेनियर है, Alibaba.com का फाउंडर कौन है, जैक मा, उसका नाम है जैक मा। Alibaba.com का जो है फाउंडर है वो, Alibaba.com एक ई कॉमर्स की बहुत बड़ी जो है वो कंपनी है, और उसने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया था। उसने यही कहा था कि भाई कोरोना के टाइम पर हमारा जो प्रबंधन रहा वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, सिर्फ इतना कहा कि प्रबंधन जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, उसको गायब कर दिया। अब बता प्रबंधन कैसा आ गया, उसने कहा साहब शानदार था, गलती हो गई। फिर उसको जो है 3-4 महीने बाद छोड़ा, 3-4 महीने बाद वो आया, और उसके बाद जब से आया है तब से उसने कोई जो है कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई चुपचाप अपना बिजनेस करो, ज्यादा जो है सरकार के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसको क्या कहते हैं, ये है, इसके ऊपर बल दे रहे हैं वो, कर्तव्यों पर बल दिया जा रहा है कि आपके क्या कर्तव्य हैं, राज्य की आलोचना नहीं करोगे ये तुम्हारा कर्तव्य है, राज्य जैसा कहे चुपचाप उसके आदेशों को मानोगे ये तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्यों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, अधिकारों पर कोई जोर नहीं दिया जाएगा। तो कर्तव्य, ये एक डिबेट हमेशा चलती रहती है कि कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या अधिकार, राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट होते हैं और अधिकार भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कर्तव्य और अधिकारों के अंदर अगर हम हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी हम हमारे अधिकारों का क्या होगी, रक्षा होगी, या दूसरों के अधिकारों की रक्षा तभी होगी जब हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। तो खैर, पर ये जो पूंजीवादी होंगे वो अधिकारों पर ज्यादा बात करेंगे और यहाँ पर कर्तव्यों पर। फिर संसाधनों का वितरण कैसा होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार। देखो संसाधनों का ये देख लिया, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू दी नीड्स। संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर, और वहां संसाधनों का वितरण किसके आधार पर हो, मेरिट के आधार पर। और ये जो साम्यवाद है इसके लिए मुख्य पुस्तक कौन सी है इसकी, एक तो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरी पुस्तक है उसका नाम है दास कैपिटल। एक तो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी कौन सी है, दास कैपिटल। और इसको किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स। किसने लिखा, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। और इसका एक दोस्त था ये फ्रेडरिक एंगल्स। तो इन दो ने जो है वो मिलकर किताबें लिखी, और मेन थ्योरी तो किसकी है इसकी, कार्ल मार्क्स की। इसलिए इसको कहते हैं मार्क्सिज्म भी कहते हैं, जो साम्यवाद होता है उसको और किस नाम से जानते हैं अपन, मार्क्सिज्म भी कहते हैं, मार्क्सवाद भी कहते हैं। और मार्क्सवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी किसने दी, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो थ्योरी दी गई थी। और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का वैसे तो कोई फाउंडर नहीं है, पर उसके लिए जो थ्योरेटिकल किताब जिसने लिखी है वो इस आदमी ने लिखी, इसका नाम है एडम स्मिथ। और इसने किताब कौन सी लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी किताब लिखी है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, एडम स्मिथ। और दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है, कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा, कार्ल मार्क्स। तो लिखो विचारक, थिंकर, नहीं इसी के अंदर जो डिफरेंस लिख रहे हो ना वहीं पर, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म में नीचे लिखो थिंकर, यहाँ पे छिप गया इसके नीचे एक और लाइन है, थिंकर विचारक कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म का थिंकर है कार्ल मार्क्स। साम्यवाद का, साम्यवाद में विचारक क्या लिखो, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। क्या कर दूं, मैं लिखा रहा हूं ना, कार्ल मार्क्स। और इसकी जो किताब है वो कौन सी है, पुस्तक, देखो पुस्तक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास
कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। और पूंजीवाद की पुस्तक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस। और विचारक कौन है? एडम स्मिथ। विचारक थिंकर है एडम स्मिथ और पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। अब देखो ये कम्युनिज्म जो है उसमें कुछ बातें खराब है इसकी, जो देखते ही खराब लगती है। वो है जैसे इसके अंदर तानाशाही शासन है, इसके अंदर हिंसा बहुत ज्यादा। कम्युनिस्ट जो है वो किसका समर्थन करते हैं? हिंसा, वायलेंस जो है बहुत ज्यादा वायलेंस इनके द्वारा की गई है। मतलब कम्युनिस्टों ने जो है वो, अगर कंटेम्पररी वर्ल्ड देखें, ये जो पिछले 100 साल का इतिहास है, 100-150 साल का, उसके अंदर अगर ये देखा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े मास मर्डरर कौन है, कि जिन्होंने बहुत बड़े लोगों, बड़े स्तर पर लोगों के नरसंहार किए, वो कौन है? वो सारे के सारे कम्युनिस्ट है। जैसे इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मास मर्डरर कौन है? कम्युनिस्टों में भी कौन है? नंबर 1 पर कौन आता है? हिटलर। हिटलर कहाँ कम्युनिस्ट था? हिटलर कम्युनिस्ट नहीं था। चंगेज खान, अभी 150 साल की बात कर रहा हूँ, चंगेज खान बहुत। चाइना का माओ, माओ जिदांग, माओ जिदांग, जिसको दूसरा नाम उसका माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग और माओ जिदांग एक ही आदमी है। तो जो माओ था, माओ जिदांग, उसके द्वारा अपने जीवन काल के अंदर, अकेले आदमी ने अपने जीवन काल में 7 करोड़ लोगों को मारा है। कितने लोगों को मार दिया? 7 करोड़। करोड़पति था वो। कौन बनेगा करोड़पति में, वही जीता था। कितने करोड़ मारे उसने? 7 करोड़। चीन के अंदर एक क्रांति चलाई उसने। चीन में एक जो है कल्चरल रेवोल्यूशन चला दी थी उसने, सांस्कृतिक क्रांति। 1966 से लेके 1976 तक, 66 से लेके 76, 10 साल। और 10 साल की जो सांस्कृतिक क्रांति थी उसमें कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं कराया उसने। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक क्रांति के अंदर सिर्फ क्या किया, जो जो माओ के विरोधी थे, जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी में भी जो विरोधी थे, उन सभी को पकड़ा और उनको सीधा क्या कर दिया गया? मौत के घाट उतार दिया। बहुत बड़े लेवल पर जो है लोगों को मारा गया, बहुत बड़े स्तर पर। और उससे पहले भी जो माओ था, उस माओ के द्वारा काफी सारा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो है उससे पहले भी उसने मारा है। तो उसका जो टोटल जीवन काल का जो टोटल सम आता है वो कितना आता है? लगभग 7 करोड़ लोगों का जो है वो आता है। इस पर एक बहुत बड़ी रिसर्च बुक लिखी हुई है, लगभग 1000 पेज की किताब है एक, द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। क्या नाम है उसका? द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। और वो ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म जो है कम्युनिस्टों की सारी धज्जियां मतलब जो है वो उड़ा देती है। और उसके अंदर बिल्कुल खोज खोज के, बिल्कुल ऐसे साइंटिफिक रिसर्च करके कि भाई कहाँ कहाँ क्या किया इनका। बाकी दुनिया के तो जो है वो पापों की सजा मिली है दुनिया के अंदर। अगर दुनिया में पापों की सजा किसी को नहीं मिली है तो किसको नहीं मिली? कम्युनिस्टों को नहीं मिली। इनका ग्लोरिफिकेशन ही होता रहा, आज भी जो है उसका ग्लोरिफिकेशन होता रहता है। उनके जो है वो पापों की कोई सजा ही नहीं मिली। हिटलर है, हिटलर ने कुछ गलत किया तो लोग उससे आज भी नफरत करते हैं हिटलर से, कि हिटलर हिटलर की कोई मूर्ति नहीं लगाएगा। अगर हिटलर की घर यहाँ मूर्ति लगा लो आप, तो लोग कहेंगे कि यार तुम जो है बिल्कुल बेकार आदमी, इसका मतलब तुम्हारी नैतिकता खत्म हो चुकी है। जबकि आप माओ की मूर्ति लगा लो, अरे वाह यार क्या बात, क्रांतिकारी हो गया आजकल तो, माओ वाओ की मूर्ति लगाने लग गया है। तो माओ की मूर्ति लगाना क्या है, वो अभी भी अच्छा समझा जाता है, उसको अभी भी इतना बुरा नहीं माना जाता। जबकि हिटलर को जो है वो अभी आप नेगेटिव जो है उसके रूप में हम देखते हैं। जबकि हिटलर की अगर कंट्रीब्यूशन देखे जाए तो उसका इनके मुकाबले बहुत कम है। सबसे पहला तो नंबर आता है माओ का। दूसरा नंबर आता है यूएसएसआर का एक बड़ा डिक्टेटर था जिसका नाम था स्टालिन। क्या नाम था? स्टालिन। ये लेनिन जो था ना, लेनिन का चेला हुआ करता था स्टालिन, जो लेनिन की मृत्यु के बाद में यूएसएसआर का जो है वो डिक्टेटर बन गया। और उसने अपने जीवन काल के अंदर 2 करोड़ लोगों को खत्म किया। और तीसरे नंबर पे आता है खुद लेनिन। लेनिन ने जीवन में 1 करोड़ लोगों को मारा। इन तीनों को मिला दो तो 10 करोड़ का फिगर है। कोरोना वायरस नहीं मार पाए इतने लोग, और कई कोरोना आ जाए तो भी ये इनको नहीं मार पाए। तो इतने बड़े स्तर पर जो है वो लोगों को खत्म करना, ये था कौन? लेनिन। ये हुआ था लेनिन, और ये लेनिन का चेला स्टालिन। ये 2 करोड़ का मालिक, ये 1 करोड़ का मालिक। और ये अकेला माओ 7
करोड़ लोगों को जो है किसने खत्म किया है? इस आदमी ने किया। 10 करोड़ तो ये ऊपर ऊपर ही हो गए। हिटलर का जो अपने जीवन काल का अचीवमेंट है, हिटलर ने भी लोगों को बहुत मारा है, वो भी एक क्रूर था, क्रूर डिक्टेटर था, पर उसने 40 लाख लोगों को मारा। हिटलर का जो है कितना है? 40 लाख। तो मतलब बस, हालांकि 40 लाख बहुत होते हैं, 40 लाख कोई कम जो है वो संख्या नहीं होती, पर इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो क्या है, वो बहुत कम है। ये अगर कोई दूसरी दुनिया में हो, तो जहां कोई दूसरी दुनिया में रहते होंगे तो इनका एक अलग क्लब होता होगा। हिटलर को तो ये साथ में नहीं बिठाते होंगे कि तू यार, तू तो अपने जीवन में कुछ खास कर नहीं पाया। और हिटलर सोचता भी हो गया यार, अपना तो जीवन जो है वो असफल ही रह गया, मेरिट में नहीं आए अपन, अगले अगली बार जो है जन्म लेकर और ज्यादा मेहनत करेंगे, अगले जन्म वो एक कम्युनिस्ट की जो, ताकि अगले जन्म में क्या कर सके व्यक्ति, और ज्यादा जो है वो ऐसे नृशंसता फैला सके। ऐसा ही फिर ये तो ची गुवेरा, इसका नाम क्या है? ची गुवेरा। इसने भी वहां पर क्यूबा के अंदर और कई लोगों को मारा, और क्यूबा का एक और डिक्टेटर था जिसका नाम था फिदेल कास्त्रो। ये ची गुवेरा की जो है लोग टी शर्टों पर फोटो आती है इसकी, कई सारे जो तुमने पहनी हुई कभी ची गुवेरा की टी शर्ट आती है, टी शर्ट पे एक टोपी लगाया हुआ जो है वो व्यक्ति दिखता है, वो कौन है? ये ची गुवेरा। और इसने भी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को मारा है, और हम जो है वो आराम से उसकी टी शर्ट लगाए घूमते हैं, करे हुआ यार क्रांतिकारी हूं मैं, तो ची गुवेरा घूम रहा। और फिर एक ये कौन है? किम जोंग उन। किम जोंग उन कहाँ का है ये? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का। और ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी जो है वो बहुत खतरनाक आदमी है। इसके भी कोई विरोध कर दे वहां पर नॉर्थ कोरिया में, तो फटाफट उसको क्या कर देता है? ये मार देता है। इसकी पूरी ये मतलब इसकी फैमिली, इसका इसका ये मतलब डिक्टेटर पैदा होते हैं इनके घर में। इसके पिताजी भी डिक्टेटर थे, इसके दादाजी भी डिक्टेटर थे। अब तो इनके घर में बच्चा पैदा होता है, डिक्टेटर पैदा हुआ है, ऐसे ही कहते हैं। तो ये जो फैमिली, ये 1950 के करीब से जो है ये लोग नॉर्थ कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है इनकी, 1953 से, और तब से लेकर ये कम्युनिस्ट जो है वो डिक्टेटरशिप वहां पर स्थापित है। और तब से नॉर्थ कोरिया के लोग जो है वो आते हैं, जैसे इनका विरोध करते हैं तो वैसे ही वो क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो है वो कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स अलग अलग देशों के अंदर जो है वो स्थापित हुई। खैर, तो ये तो था इकोनॉमी के अंदर बेसिक चीजें। तो एक तरफ तो कम्युनिज्म, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म। अब कम्युनिज्म के अंदर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा ये वायलेंस वगैरह बहुत ज्यादा है, खून की नदियां जो है वो बहती है। इसलिए रिवोल्यूशन को नाम ही क्या देते हैं? ये क्रांति कैसी इनकी? रेड रिवोल्यूशन कहते हैं। कि रिवोल्यूशन कैसी होनी चाहिए? रेड, रक्त क्रांति कहते हैं उसको। रेड रिवोल्यूशन होता है उसमें ब्लड जो है उसको बहना चाहिए, खूनी क्रांति जो है वो होनी चाहिए। जैसे भारत के अंदर भी जिसको अपन कहते हैं नक्सलवाद, कहते हैं नक्सलवाद, नक्सलवादियों ने ये कर दिया, नक्सलवादी। तो नक्सलवाद वैसे कुछ नहीं होता, नक्सलवाद तो भारत में जबरदस्ती एक नाम दिया हुआ है, जबकि वास्तविक रूप में वो क्या है? कम्युनिस्ट है। वास्तविक रूप में जो ये नक्सलवादी गतिविधियां करते हैं, जिनको हम यहां पर नक्सलवादी कहते हैं, तो उनको वो वास्तविक रूप में उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखते हैं माओवादी। किसके किसके समर्थक हैं वो? माओ के फॉलोअर है, माओ के फॉलोअर है, इसलिए उसको क्या नाम दे देते हैं? माओवादी। और उनकी पार्टी का पूरा नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यानी है तो वो कम्युनिस्ट ही, और कम्युनिस्ट में भी किसके हैं वो? कम्युनिस्ट में जो टॉपर है, टॉपर कौन है? माओ। तो वो माओ के फॉलोअर्स हैं, तो माओवादी उनको कहा जाता है। और हम जो बोलचाल की भाषा में क्या शब्द यूज कर लेते हैं? नक्सलवाद। जबकि नक्सलवाद नाम की कोई चीज होती नहीं है। किसी भी विचारधारा को किसी क्षेत्र के नाम से नहीं जाना जाता। भाई अपन कहते हैं नक्सलवाद क्यों कहते हैं इसको? तो लोग कहते हैं नक्सलवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग के पास में एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, एक गांव है जिसका क्या नाम है? नक्सलबाड़ी। तो नक्सलबाड़ी से क्योंकि आंदोलन शुरू हुआ था इसलिए इसको नक्सलवाद नाम दे दिया गया। ऐसा कभी जो है वो होता नहीं है, किसी क्षेत्र से जो है वो नहीं दिया जाता। ऐसे तो फिर ये जो मार्क्स था, तो फिर मार्क्सिज्म को बता दे मार्क्स कहां से पैदा हुआ था, तो जगह पे नाम दे देते उसको, तो उसकी जगह पे नाम नहीं दिया, किस विचारक ने, किसने व्यक्ति ने किसने बात की है उसके ऊपर जो है जोर दिया जाता है। तो इसलिए लोगों को ये पता ना लगे कि ये कम्युनिस्ट ही है, इसलिए भारत के अंदर इसको क्या दे दिया गया? एक अलग नाम दे दिया गया कि साहब नक्सलवाद है, नक्सलवाद है। तो भाई ये कौन है? ये जो गतिविधियां कर रहे हैं ये तो नक्सलवादी। और तुम कौन हो? हम कम्युनिस्ट हैं। अच्छा हाँ, फिर तुम तो ठीक हो। ये गलत है, नक्सलवादी गलत है। तुम नक्सलवादी मत बनना, कम्युनिस्ट जरूर रह सकते हो। अरे भाई अपन नक्सलवादी नहीं, हम तो क्या है? कम्युनिस्ट है। तो आप जो है वो आपको समझ में ना आए, इस वजह से इस तरीके की बातें जो है की। पर है क्या है ये भी सारे? ये भी जो है वो कम्युनिस्ट ही है, कम्युनिस्ट गतिविधियां करने वाले लोग जो है कम्युनिस्ट गतिविधियां। तो अब इतना सब जो वायलेंस वगैरह था,
इस वजह से कुछ लोगों ने कहा कि यार इसमें से क्या करो, ये जो कम्युनिज्म का आइडिया है, इस आइडिया में से वायलेंस और ये जो इसकी नकारात्मक बातें हैं, ये क्या कर दो, हटा दो, इनको इसमें से रिमूव कर दो। तो कम्युनिज्म के अंदर से ये नकारात्मक बातें, हिंसा, ये डिक्टेटरशिप और ये जो आपके होते हैं अथीज्म, नास्तिकता, इन सब चीजों को हटा दो, तो जो बचा हुआ रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समाजवाद। उसको क्या नाम दे दिया जाता है, समाजवाद, सोशलिज्म कहते हैं। और इसलिए सोशलिज्म की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, सोशलिज्म की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, कोई एक जो है उसकी परिभाषा नहीं है सोशलिज्म, समाजवाद की। समाजवाद के बारे में एक फेमस जो कथन है वो ये है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो जिसका जो पहनता है उसको, वो उसी के सर की शेप ले लेती है। वो टोपी कैसी होगी, तो वैसी हो जाएगी जो उसको क्या कर रहा है, पहन रहा है। तो यानी जो समाजवाद को अपना रहा है वो अपने मनमर्जी से समाजवाद की अलग से डेफिनेशन जो है दे सकता है। तो इस वजह से समाजवाद के बारे में एक आ गया कि कम्युनिज्म में से आपको कौन कौन सी चीजें निकालनी है, जितनी चीजें आप निकालोगे उतना एक नया समाजवाद आ जाएगा। कि किसी आदमी ने जो है जैसे हिंसा निकाल दी, सिर्फ हिंसा वायलेंस वायलेंस निकाला, तो उसका एक समाजवाद अलग है। किसी ने कहा नहीं नहीं हिंसा भी नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप भी नहीं होनी चाहिए, तो हिंसा और डिक्टेटरशिप निकाल दो कम्युनिज्म में, तो एक अलग समाजवाद आ जाएगा। किसी ने कहा नहीं हिंसा, डिक्टेटरशिप और ये अथीज्म वगैरह जो आप नास्तिकता की बातें कर रहे हो इसको भी हटा दो, तो फिर समाजवाद अलग आ जाएगा। तो इसलिए समाजवाद के अलग अलग क्या होंगे, रूप होंगे, और समाजवाद की एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो कम्युनिज्म में से जब ये उसकी नकारात्मक चीजें निकाल देते हैं तब बचता है, उसको क्या कहते हैं अपन, सोशलिज्म कहते हैं, उसको समाजवाद जो है समाजवाद कह दिया जाता है। तो सामान्यतया जब हम समाजवाद की भी बातें करेंगे, भाई सोशलिस्ट पॉलिसीज है, तो वो होती कैसी है, वो पॉलिसीज अल्टीमेटली कम्युनिस्ट ही होती है कि भाई वहां पर भी बाजार पर नियंत्रण है वो किसका रहेगा, सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। भारत के अंदर जो नीति अपनाई गई, आर्थिक मॉडल अपनाया गया, वो कैसा मॉडल है, भारत के अंदर जो है ना तो पूंजीवाद है और ना समाजवाद। अपन को समझ में नहीं आया क्या करें, पूंजीवाद अपनाए या समाजवाद अपनाए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद में कैसा इकोनॉमिक मॉडल अपनाना चाहिए, तो अपन ने कहा कि भाई तो समझ में तो आ नहीं रहा है कि ना तो पूंजीवाद आ रहा है ना समाजवाद आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स, खिचड़ी बना देते हैं, घोल बना के पी लेंगे इनका। तो इन दोनों का क्या कर दिया, मिक्सचर, और मिक्सचर करके अपन ने कहा कि हमने एक नए मॉडल बना दिया, और वो कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। तो मिक्स इकोनॉमिक मॉडल का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर निजी क्षेत्र भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी। सार्वजनिक मतलब, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। जब भी अपन सार्वजनिक शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं भी अगर ये लिखा जाए कि ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या सार्वजनिक है, तो अपन क्या इसका मतलब क्या मानेंगे, सरकारी है। इसका मतलब उसको क्या कहा जाएगा, सरकारी। पब्लिक सेक्टर इसका मतलब सरकार है। और जब भी सामान्य व्यक्ति की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या कहेंगे उसको, निजी, प्राइवेट सेक्टर तो है। तो यानी प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर का मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता कि वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है और कौन सा नहीं करना चाहता, तो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। और जब स्वतंत्रता नहीं है, सरकार निर्धारित करेगी आपको क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो भारत में इन दोनों का क्या कर लिया गया, मिश्रण, कि सरकार भी काम करेगी कुछ जगह तो, और कुछ जगह काम कौन करेगा, निजी क्षेत्र जो है वो काम करेगा। दोनों का मिश्रण जो है मिश्रण होगा। पर ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण ऐसा नहीं है कि बस सामान्य मिश्रण नहीं था कि दोनों को बराबर बराबर लाके मिला दो। ये मिश्रण कुछ भारत में जो अपनाया गया वो कुछ ऐसा था जैसा कि आटे और नमक का मिश्रण होता है। मिश्रण किसका है ये, आटे और नमक का। आटा तो है बहुत सारा और नमक है बहुत कम। तो यानी आटा यहां पर कौन है, सरकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र जो है वो तो बहुत ज्यादा था और निजी क्षेत्र बहुत कम था। प्राइवेट सेक्टर जो बहुत कम था, सार्वजनिक क्षेत्र बहुत ज्यादा हुआ करता था। और इसलिए शुरुआती हमारा जो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था का मॉडल रहा, उसका जो झुकाव है वो झुकाव किसकी ओर रहा, सरकार की ओर। सरकार की ओर, या फिर उसको कहें समाजवाद। हमारे यहाँ साम्यवाद तो नहीं अपनाया गया क्योंकि भारत जो है उतना वायलेंस वगैरह नहीं करता, या वायलेंस में इतना जो है समर्थन नहीं है, जो भारत के अंदर साम्यवाद नहीं आया है। इसका एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, महात्मा गांधी का। गांधी जी का इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि दुनिया के अंदर जब साम्यवाद का बोलबाला चल रहा था, पूरी दुनिया जब अट्रैक्ट हो रही थी साम्यवाद से, कह रहे यार क्या गजब आइडियोलॉजी आई है, क्या गजब विचारधारा आई है। रूस के अंदर क्रांति हो गई, रूस के अंदर लेनिन आ गया, और के साहब ये हो गया 1917। और 1917 वही समय है जब भारत के अंदर भारतीय राजनीति में कौन एक्टिव हो गया था, गांधी जी। और गांधी जी जो है वो ये अहिंसा 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 का जो है वो बांसुरी बजा रहे थे इधर। जो आदमी दिखे उसको अहिंसा 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 कर रहे हैं, इधर वो जो साम्यवादी कह रहे हैं हिंसा हिंसा हिंसा।
तो इसलिए भारतीयों का जो है वो हिंसा वाली बात सुन सुनकर वो साम्यवाद हमको पसंद आया ही नहीं। और ये इसका अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? गांधी जी का। गांधी जी ने हर आदमी को बताया कि तुम्हें अहिंसक रहना है, अहिंसक रहना है, अहिंसक रहना है। अब अहिंसक रह के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, पर वो उस समय इतनी ज्यादा जो है अहिंसा की बातें हो गई कि लीडरशिप के लेवल पर भी बड़े बड़े जो लीडर हैं, वो लीडर्स जो पहले कम्युनिस्ट हो गए थे, वो सारे कम्युनिस्ट लीडर जो है कहा कि यार ये अहिंसा मतलब हिंसा छोड़नी पड़ेगी। तो वो कम्युनिस्ट से क्या बन गए? वो समाजवादी बन गए कि हम कम्युनिस्ट नहीं रहेंगे, इसमें से कम्युनिज्म में से क्या निकाल दो? हिंसा निकाल दो। हिंसा निकालोगे तो बचेगा क्या? समाजवाद बचेगा। तो वो समाजवादी नेता बन गए। जैसे जवाहरलाल नेहरू नेहरू थे, नेहरू जो है वो पहले कम्युनिस्ट थे। शुरुआती काल में नेहरू जो है वो क्या हुआ करते थे? कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पर नेहरू जी जैसे भारत आए, पहले तो जो है वो लंदन में पढ़े लिखे थे, सारी पढ़ाई लिखाई जो है वो लंदन में हुई। और लंदन से जब, और वहां जब इतनी बड़ी बौद्धिक बातें करते थे, बौद्धिकता की चर्चाएं होती थी, इंटेलेक्चुअल बातें होती थी, तब इंटेलेक्चुअल लोगों को ये जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है कम्युनिज्म। तो इस वजह से उनका जो जोर है वो किसकी तरफ था? कम्युनिज्म, साम्यवाद। शुरुआती काल के अंदर साम्यवादी थे। और जैसे ही वो भारत आए तो उनको लगा यार राजनीति कैसे चमकाए, तो राजनीति चमकाने के लिए तो भारत में राजनीति किसके हाथ में है? गांधी जी। तो गांधी जी के साथ में रहना पड़ेगा। और गांधी जी के साथ में रहकर आप जो है हिंसा वगैरह की बातें नहीं कर सकते। इनके सामने तो जो है वो किसकी बातें करनी पड़ेगी? अहिंसा की बातें करनी। अहिंसा की बातें करनी पड़ेगी, तो ये साम्यवाद से तो अपना काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने, नेहरू जी ने अपना स्टैंड पर बदल दिया और कहा कि अब मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? सोशलिस्ट हूं, मैं तो समाजवादी हूं, और मैं चाहता हूं कि समाजवादी ढांचा जो है वो होना चाहिए। तो भारत के अंदर तो, और नेहरू बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, तो इस वजह से नेहरू जैसे बड़े लीडर भी कम्युनिज्म की तरफ जाने से क्या हो गए? बच गए। तो भाई वो पहले तो चले गए थे, परंतु फिर वापस आ गए, और वापस आकर उन्होंने साम्यवाद को अपना लिया, समाजवाद को अपना लिया। और ये इस इन्फ्लुएंस किसका रहा? ये गांधी का इन्फ्लुएंस जो है उसके अंदर बड़ा रहा। तो इसलिए भारत के अंदर जो साम्यवाद है, साम्यवाद उतना चला नहीं। भारतीय जो लीडरशिप है वो साम्यवाद की बजाय किसकी ओर झुकी रही? समाजवाद की। इसलिए हमारी जो इनिशियल लीडरशिप थी, खासकर नेहरू और उसके जो साथ में कांग्रेस में जो लोग थे, वो सारे समाजवादी नेता जो है वो हुआ करते थे। इसलिए उनका झुकाव समाजवाद की ओर था। तो भारत का जो मिश्रित मॉडल बना, वो मिश्रित मॉडल भी किसकी ओर झुक गया? समाजवाद की ओर। तो इसलिए समाजवाद की ओर झुकेगा तो ज्यादा सरकार का नियंत्रण होगा बाजार पर, और बाजार पर सरकार का नियंत्रण होगा तो मतलब पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र जो उसकी तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। तो भारत ने शुरुआत में कौन सा मॉडल अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल जिसका झुकाव किसकी ओर था? समाजवाद की तरफ, या कहे कि भाई सरकारी क्षेत्र की ओर झुकाव था। पर इससे फिर हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर परिणाम भी बुरे आए। हमारी अर्थव्यवस्था जो उसकी हालत खराब रही। भारत के अंदर भी समानता आ गई। तो कैसी समानता आई? सभी समान रूप से क्या हो गए? गरीब हो गए। और 91 में तो हालत जो है वो बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। भारत के पास में जो है 91 में आते आते तो हमारी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई कि अपने पास में जो डॉलर है वो बचा ही नहीं, फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं बचा। जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होकर $1 बिलियन का रह गया। अब $1 बिलियन का कहाँ है का भंडार? भंडार शब्द अपने आप से नाराज हो गए, यार इसके आगे मेरा शब्द कैसे लिखा? तो $1 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार, और अब आपको ऑयल वगैरह आयात करना है। अगर इतने बड़े स्तर पर आपको अगर कच्चे तेल की आपको आयात करना है तो आप आयात नहीं कर सकते। और इसलिए भारत के अंदर आ गया 1991 में एक आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस आया 1991 में। और इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद में भारत में किए गए आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके ये जो समाजवादी ढांचा था अर्थव्यवस्था का उसको तोड़ा गया। और तोड़कर झुकाव किसकी ओर लेके आए? पूंजीवाद की ओर जो है झुकाव आता गया। और अब धीरे धीरे हम जो है उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के कारण बड़े परिवर्तन जो है, बड़े परिवर्तन कि भाई 1991 तक देखा जाए तो भारत में इतनी कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ही नहीं थी। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग थे नहीं। लोग या तो खेती करते थे या सरकारी नौकरी करते थे। दो ही बात है, या तो आप किस में रुकोगे? खेती कर रहे हो, अपने गांव में खेती करते रहो। और अधिकतर जनसंख्या गांव में ही रहती थी, शहरों में लोग रहते ही नहीं थे। क्योंकि शहरों में रहकर करोगे क्या? शहरों में सिर्फ वही लोग रहते थे जो जिनके पास में सरकारी नौकरी है। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो लोग जो है शहरों में नहीं रहते। तो इसलिए अधिकतर जनसंख्या हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंट रह गई? वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रह गई। आज भी हमारी कृषि के ऊपर जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा है। और उसका बड़ा कारण है कि कृषि से जो लोग आने चाहिए थे प्राइवेट सेक्टर वगैरह के अंदर, वो लोग उतने, पर धीरे धीरे अब परिवर्तन होता जा रहा है। धीरे धीरे अब देखें तो बहुत सारी चीजें जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही है। बहुत सारे काम जो हम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। पहले आप 91 तक देखो तो कोई यूं इतनी सारी कोचिंग वोचिंग नहीं हुआ करती थी पढ़ने के लिए। कोई प्राइवेट स्कूलें ही नहीं हुआ करती थी। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें, और ये को गिनी चुनी कोई 2-4 स्कूल हो, बाकी जो है स्कूलें ही नहीं थी। प्राइवेट स्कूलें नहीं है, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें तो और भी ज्यादा कम है। ठीक है सभी लोग कहाँ पढ़ते थे?
सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अपने माता पिता से किसी पूछो कि वे कहाँ पढ़े थे, तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़े थे। इसके अलावा कोई दूसरी स्कूल है ही नहीं। पर वर्तमान की जो जनरेशन है उससे पूछ लो, तो अब उस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, थोड़ी कम होगी। बाकी जो है वो प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट स्कूलें बहुत ज्यादा अवेलेबल होगी। इवन गाँव में भी, गाँव के अंदर भी प्राइवेट स्कूलें खूब ज्यादा है। तो इसलिए अब कोई सारे के सारे सरकारी क्षेत्र पर डिपेंडेंट हो ऐसा नहीं है। पहले लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते थे स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए। सरकारी डिस्पेंसरी है, जाओ तो वहां जाओ, या तो कोई वैद्य के पास चले जाओ, या कोई गांव के अंदर बंगाली डॉक्टर है तो वो दे दे दवाई। बाकी जो है वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उतने ज्यादा नहीं थे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा है तो वहां जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो पहले सिर्फ सरकारी बस है, उसी से ट्रांसपोर्टेशन हो। अब सरकारी के साथ साथ में प्राइवेट बसें भी है, अब तो कैब और आ गई, तो लोग जो है वो ओला उबर करके इधर से उधर कहां से कहां चले जाते हैं पता भी नहीं लगता। तो ये क्या है, ये निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मोबाइल फोन आप यूज करते हो, मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन जो है पहले तो होते ही नहीं थे। और पुराने जमाने के अंदर जो है पहले तो क्या होता वो लैंडलाइन फोन, और लैंडलाइन भी कहां से आएगा, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार विभाग जिसको बाद में बीएसएनएल बना दिया गया, तो दूरसंचार विभाग देगा। और उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में वो जो कनेक्शन है वो मिलना ही अपने आप में बहुत मुश्किल था। कोई एक बार आप एप्लीकेशन कर दो तो उसके बाद में आपके घर पे फोन का कनेक्शन लग जाए, इसके लिए 4 से 5 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल बाद आपके घर पे क्या लगेगा, फोन। और लोगों के लिए बहुत मतलब ऐसा उत्सव का समय होता था कि अरे यार अपने घर पे, इनके घर पे क्या है, फोन। बहुत कम लोग ही होते थे जिनके घर पे फोन हुआ, और पूरे जो गांव के फोन है उन्हीं के घर पे आया करते। पूरे गांव वाले जो है अपने नंबर दे के रखते थे, किसी को कोई जरूरी बात हो जाए तो फोन नंबर देना, किसके दो, तो यार हमारे गांव में उनके पास में एक फोन है, उनके नंबर दे दो। तो उनके घर पे वो फोन खड़खड़ाता ही रहता था कि साहब उनको बुला के लाओ। और उस घर के बच्चे क्या करते थे, उनका काम यही था कि इसको बुला के लाओ, कभी उसको बुला के लाओ, कभी उसको बुला के लाओ, कभी उसको बुला के लाओ, वो दौड़ते ही फिरते रहते थे। तो ये अब वो जमाना है एक जहां पर सिर्फ एक फोन है, उसके बाद में कुछ एसटीडी बूथ वगैरह आए, और उसके बाद में फिर फोन वाली जनरेशन आ गई। तो तुम्हारी वाली जनरेशन में बहुत तो फोन ही देखे होंगे, ऐसे देखे थोड़े देखे, ऐसे लैंडलाइन देखे, लैंडलाइन वगैरह, वो काल देखा है, वो गरीबी वाला काल। तो बड़ा गरीबी वाला काल जो है वो हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से चीजें जो है हुआ करती। इतनी लग्जरी जैसे आज है वैसी लग्जरी उस समय नहीं थी। तो इतने कोई संसाधन ही नहीं थे, इतने जो रिसोर्सेज है वो नहीं हो पढ़ने के। आज आप पढ़ रहे हो, हर आदमी जो आरएएस की तैयारी कर रहा है। पहले इतनी कोई लोग सोचते नहीं थे कि आरएएस होता क्या है। लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती थी, उनको पता ही नहीं रहता था कि ये भी कुछ होता है क्या। इंटेलिजेंट थे, खूब इंटेलिजेंट थे, पर गांव में रह जाते थे, उसके आगे जो है बढ़ ही नहीं पाते थे। कोई उसकी वो कोई क्यों अगर सोच भी ले कोई आदमी कि यार मैं कर लूं तैयारी, तो इसके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कहाँ से किताबें लाऊंगा, कौन पढ़ाएगा, क्या सिलेबस होता है, सिलेबस भी नहीं पता क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। किसी ने यूं ही चलते फिरते बता दिया कि साहब जीके पढ़नी होती है, सब पढ़ लो जीके में, तो आदमी पूरे दिन जीके पढ़ता रहता था। फिर पता लगा क्वेश्चन आए कुछ और ही, यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आते हैं, मैं तो पढ़ के जाता हूँ आते ही नहीं। अरे तू सिलेबस भी तो पढ़, इसलिए पढ़ना क्या जरूरी है। बिना सिलेबस की तैयारी करोगे तो वो तैयारी कैसी हो जाएगी, वो तो डायरेक्शन में नहीं रहेगी। फिर ऐसे अंडर द सन आ रही है, सारी चीजें पढ़ने लग जाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। अब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और कुछ लोग इतने भावुक हो रखे हैं कि भाई उसके पल पल की खबर ले लें और बस जी के तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर। अरे तो करंट अफेयर में कोई यूं पूछेगा वो कितने बम गा रहे हैं उस पर, एक एक साहब ये भारतीय जो उसको रेस्क्यू कर लिया, इसके इतनी गोली लग गई, इसने जो है गलत बात कह दी, इसको अच्छे से लेकर आए। ऐसा नहीं होता है। आप पुराने क्वेश्चन उठा के देखो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, उसके हिसाब से तैयारी की जाती है कि भाई अगर करंट अफेयर्स के बारे में पूछा है तो क्या पूछते हैं कि जब ऐसा कोई क्राइसिस हो जाता है तो एक आदत बात ये पूछ लेते हैं साहब इसके ऊपर जो है क्या ऑपरेशन चलाया, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ऑपरेशन गंगा है, तो साहब उस ऑपरेशन गंगा अपन को याद रखना है। ये लड़ाई किसके बीच चल रही है, तो सब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, तो ये यूक्रेन है कहाँ पे, मैप में कहाँ आता है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति देख लो कि अच्छा ये आता है, अच्छा यहाँ है क्या यूक्रेन, पूर्व यूरोप के पूर्व के अंदर है। हाँ सही होगी। तो क्या हो गया, वो बाद में बात करेंगे। अभी तो देखो अर्थव्यवस्था के अंदर भी क्या, तुम्हें कई सारी चीजें अपने अपने जो जिज्ञासाएं है ना उनको थोड़ी देर बांधना पड़ेगा। धीरे 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 चीजें जो है वो ओपन होगी। तो जिज्ञासाओं को क्या करना पड़ेगा,
बांधना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। समय के साथ में चीजें क्लियर होती जाएगी, जैसे जैसे समय बैठेगा, जैसे जैसे अपन जो पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। तो इसलिए कोई भी हम चीज पढ़ रहे हैं तो उस चीज को पढ़ते समय हमें ध्यान क्या रखना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि मूर्खों के जैसे करंट अफेयर्स के नाम पर वीडियो देख लिए, यूट्यूब पर खूब सारे आजकल बनाने वाले जो है वो करंट अफेयर्स के वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो में क्या बनाते हैं, पल पल की खबर देते हैं कि वहां पर अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, इतनी सेना वहां लग गई, इतनी सेना वहां लगी, यहाँ पे विस्फोट हो गया, यहाँ पे एक बड़ा विस्फोट हो गया। अरे तो ये कोई काम लिखोगे इसको, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा अगर बड़ा क्वेश्चन है तो 20 शब्दों का, 50 शब्दों का, 100 शब्दों का, कहां लिखेंगे ये बात अपन। और कब पूछा पिछली बार ऐसा कोई, ऐसा तो नहीं दुनिया में पहला युद्ध हुआ हुई, इससे पहले भी युद्ध हुए, इससे पहले भी जो अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस हुए। तो अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस हुए तो उससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो किस तरीके के पूछे जाते हैं, ये हमें पुराने कोई पेपर पढ़ो तो पता लग जाए। और अब ऐसी स्थिति है नहीं कि भाई पुराने पेपर अवेलेबल नहीं है, ये आज के कोई 20 साल पहले तुम इस तरीके की तैयारी कर रहे होते तब तो मानते कि चलो हाँ ठीक है, व्यक्ति जो है वो अनजाने में कर रहा है। पर वर्तमान में तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है, उसके बाद भी अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम मिसगाइड हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप ऐसा करो तो इसका मतलब आप मिसगाइड हो चुके हो, आपको ये नहीं पता कि तैयारी जो है किस डायरेक्शन के अंदर करनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए व्यक्ति को, सिलेबस। तो इसलिए अपन भी चर्चा किसी कर लेते हैं, सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी है इसके दो सिलेबस हैं। इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस कितने हैं, दो हैं। एक तो है प्री का सिलेबस और एक है मेंस का सिलेबस। देखा है तुमने सिलेबस, कितने लोगों ने देखा है, याद कितने लोगों को है, एग्जैक्टली पूरा याद है? कितने लोग हैं जिनको पूरा सिलेबस याद है? चलो इकोनॉमी छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस याद है? किसका याद है, हिस्ट्री का याद है, हिंदी का? हाँ तो हिंदी का ही सुना दो पहले, हिंदी का ही बताओ देखो क्या क्या है हिंदी में। ऐसे नहीं कि भी निबंध है, एक और को था, पत्र भी था शायद, विलोम शब्द भी थे, ऐसे नहीं। ग्रामर है, ग्रामर का सेक्शन है, उस ग्रामर के सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद में ये जो पत्र लेखन वगैरह जो आते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। अगर सिलेबस याद नहीं है तो इसका मतलब है डायरेक्शन जो है वो सही, सही दिशा के अंदर से मतलब तैयारी नहीं चल रही। क्योंकि सिलेबस को हर वक्त दिमाग के अंदर रहना चाहिए कि ये अपन को पढ़ना है, ये अपन को नहीं पढ़ना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पढ़ने लायक चीजें बहुत ज्यादा है। अभी वर्तमान में जो बहुत समस्या है वो क्या हो गई है, हम एक इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, सूचना क्रांति हो गई है, और इतनी ज्यादा सूचनाएं हो चुकी है, सूचनाओं का ओवरलोड हो चुका है। हर व्यक्ति के पास में, आप टेलीग्राम के पता नहीं कितने ग्रुप से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में, कोई फेसबुक पर, कोई ट्विटर पर, सब जगह इतनी सूचनाएं हैं, इतनी सूचनाएं हैं कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से कौन सी तो मैं मेरे काम की है और कौन सी मेरे काम की नहीं है। पहले तो जो है सूचना का अभाव एक समस्या था, और वर्तमान में सूचनाओं की अधिकता एक समस्या है कि बहुत ज्यादा सूचनाएं जो है वो हो गई है। तो इसलिए हमेशा फोकस्ड रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, हमारे सिलेबस का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। तो देखो हालांकि पर अगर ज्ञान करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो आरपीएससी ने सिलेबस दिया है वो बड़ा अजीबो गरीब सा सिलेबस जो है वो है। ये तो है किसका, प्री का, ये भी प्री का, और ये सिलेबस है मेंस का। इसमें इंडियन इकोनॉमी है और पार्ट बी में वर्ल्ड इकोनॉमी है। खंड ए भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये आपका खंड बे जिसमें किसकी कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो देखो अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भी इसी तरीके से कि भाई पहले तो अपन जो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमी का जब अपन शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे अपन मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के अंदर जो है वो तीन प्रकार की बातें पढ़ी जाती है। मौद्रिक नीति में कितनी चीजें पढ़नी है, तीन है। एक तो इसमें पढ़ना होता है बैंकिंग। क्या पढ़ना है, बैंकिंग। बैंक क्या होता है, बैंक कैसे काम करते हैं, भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं, बैंकों का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसके क्या क्या काम है, आरबीआई की क्या स्थापना हुई। इसके अलावा फिर बैंक के अंदर और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट वगैरह जो है किसके तहत पढ़ने हैं इसमें, बैंकिंग। बैंकिंग के बाद दूसरा है स्टॉक मार्केट। कौन सा है, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जिसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, शेयर बाजार।
शेयर क्या होते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, कहाँ बेचे जाते हैं, एनएससी बीएससी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, इन सब की चर्चाएं जो है किसके तहत की जाती है, इस स्टॉक मार्केट के तहत। तो स्टॉक मार्केट जो है, और फिर तीसरा आता है इसमें इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। क्या है? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन महंगाई, सामान्य शब्द क्या है इसका? महंगाई। तो महंगाई क्या होती है, महंगाई को हम कैसे नापते हैं, फिर महंगाई के जो है वो कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स की महंगाई होती है, महंगाई के क्या कारण होते हैं, क्यों तो महंगाई आती है, और क्या उसके जो है प्रभाव पड़ते हैं। फिर महंगाई को कंट्रोल करना है तो क्या कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और कंट्रोल करने के फिर कौन कौन से तरीके सरकार के द्वारा यूज में लिए जाते हैं। ये सब किस टॉपिक के तहत है? इस इन्फ्लेशन का टॉपिक। तो पहला जो चैप्टर आएगा वो किसका आएगा? इस मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और इन्फ्लेशन। अब देखो इससे अपने सिलेबस में क्या क्या चीज कवर जो है वो हो जाएगी। सिलेबस सबसे पहले प्री वाला सिलेबस देख ले। तो प्री के अंदर एक तो सीधे सीधे लिखा हुआ है बैंकिंग, तो ये बैंकिंग मौद्रिक नीति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा बैंकिंग। फिर लोक वित्त, वस्तु और सेवा, राष्ट्रीय आय संवर्धी, आधारभूत मूल्य नहीं, लेखांकन छोड़ो, स्टॉक, ये आ गया स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर बाजार, ये वाला जो है उस दूसरे चैप्टर से हो जाएगा। फिर यहाँ पर है अलग से मौद्रिक नीतियां, चैप्टर का अपन ने पूरा नाम ही क्या दिया है? मौद्रिक। तो मौद्रिक नीतियां वैसे होती किसके अंदर है? बैंकिंग, और ये जो है वो एक ही बात होती है। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति अपने बनाई जाती है, तो ये मौद्रिक नीति वाला जो जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो इसमें हो जाएगा। इसके अलावा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या तो अवधारणा है, क्या प्रभाव है, और क्या नियंत्रण तंत्र, उसके इंपैक्ट क्या होते हैं और क्या नियंत्रण तंत्र होते हैं। ये चीजें, तीनों चीजें जो है किसके तहत हो जाएगी? मौद्रिक नीति वाला जो बड़ा चैप्टर है उसके तहत ये तीनों चीजें जो है वो आ जाती है। मेंस के अंदर देखें तो इसका जो है वो मौद्रिक नीति इस बार उन्होंने गायब कर दिया मेंस से, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एज सच मेंस के अंदर नहीं, सिर्फ क्या है? स्फीति, स्फीति है, मुद्रास्फीति है। तो ये मुद्रास्फीति, कीमतें, मांग और पूर्ति प्रबंधन, ये वाला जो जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक भी कहां पर कवर होता है? ये भी उसी जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक है उसी के अंदर कवर हो जाएगा। बाकी बैंकिंग वगैरह जो है वो इस बार मेंस के अंदर नहीं रखा, मेंस में नहीं रखा, इकोनॉमी के मेंस में तो नहीं है। इन्होंने क्या इस बार सिलेबस चेंज किया है आरपीएससी ने, और सिलेबस के अंदर कुछ थोड़ी अजीबोगरीब से सिलेबस बना दिया कि इकोनॉमी की कुछ चीजें यहां से निकाल ली, और एक और जो दूसरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट के अंदर डाल दी। तो यहां से निकाल कर कहां डाल दी गई है? वो मैनेजमेंट। जैसे बैंकिंग, तो बैंकिंग आपको इकोनॉमी के सिलेबस में नहीं मिलेगा, वो कहां मिलेगा? मैनेजमेंट के सिलेबस के अंदर बैंकिंग है, वहां पर लिख दी उन्होंने। इसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट है वो यहां तो नहीं लिखा हुआ, परंतु कहां पर लिख दिया उसको? मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उस मैनेजमेंट के सिलेबस में स्टॉक मार्केट। तो यानी जो स्टॉक मार्केट वाला जो टॉपिक है वो अपने प्री में भी है, इकोनॉमी के सिलेबस में तो प्री में है, और मेंस के सिलेबस में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का प्रबंधन का जो जो आपका है उसके अंदर मेंस के सिलेबस के अंदर भी आता है। तो प्री और मेंस दोनों के अंदर ये जो चीज है वो आती है। उसके बाद में मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के बाद में अगला जो होता है वो होता है राजकोषीय नीति। इसके बाद दूसरा जो बड़ा चैप्टर आता है उसको अपन कहते हैं राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या पढ़ते हैं हम? फिस्कल पॉलिसी में पढ़ते हैं बजट। इसके बारे में पढ़ते हैं बजट, बजट का कैसे निर्माण होता है, बजट होता क्या है, बजट के अंदर कौन कौन से घाटे होते हैं, बजट के घाटे कौन कौन से हैं। तो बजट, और दूसरा बजट के घाटे। जैसे बजट के बड़े जो घाटे आते हैं वो आता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, एक होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, और एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये चार बड़े क्या होते हैं? घाटे होते हैं। तो बजट क्या होता है, बजट के घाटे क्या होते हैं, और इन बजट के घाटों को और इनको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से एफआरबीएम एक्ट बनता है। एक एक्ट बना हुआ है जिसका क्या नाम है? एफआरबीएम एक्ट। तो एफआरबीएम एक्ट इसी के तहत पढ़ा जाता है। इसके अलावा सरकार के पास में पैसे कहां से आते हैं, सरकार के पास में कौन कौन से पैसे आते हैं, सरकार के पैसे कहां से आते हैं? तो लोक वित्त, लोक का मतलब सरकार के पैसे,
और इसके अंदर सरकार के बड़े पैसे आएंगे, वो कहां से आएंगे? टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स इसी के अंदर जैसे आ जाता है जीएसटी। ठीक है। फिर ये जो टैक्स है, तो टैक्स के अंदर फिर सरकार ने क्या कर सुधार वगैरह क्या किए हैं? कर सुधार वगैरह जो है वो भी इसी में। अगर अपन सिलेबस में देखें तो ये बातें कहां पर आता है? ये देखो, एक तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एफआरबीएम कानून, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और फिर भारत में राजकोषीय सुधार, फिस्कल रिफॉर्म्स इन इंडिया, राजकोषीय क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए, तो वो सब उस राजकोषीय नीति वाला जो चैप्टर है उसके तहत। बजटीय प्रवृत्तियां, बजट के अंदर किस किस प्रकार की चीजें रही, बजट के अंदर सरकार की इनकम बढ़ी है या कम हुई है, या किस प्रकार के घाटे वगैरह जो है कैसे रहे हैं। सरकार की राजकोषीय नीति, भारत के अंदर कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह जो है वो कैसे हुए हैं भारत के अंदर, और राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां। और इसी के अंदर आता है एक अनुदान, ग्रांट्स, और फिर ग्रांट्स या सब्सिडी जो देते हैं, तो सब्सिडी में नकद हस्तांतरण और अन्य संबंधित, ये यहां पर भी आता है और एक दूसरे टॉपिक में भी इसको। और इसी के अंदर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और नवीनतम वित्त आयोग, इसी के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? वित्त आयोग। जैसे अभी नवीनतम वित्त आयोग कौन सा है? 15वां। तो पॉलिटी पढ़ ली पूरी? पूरी नहीं हुई ना। तो वैसे तो ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जो है वो पॉलिटी का टॉपिक है। केंद्र और राज्य के क्या वित्तीय संबंध है, ये हमारे संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। संविधान के अंदर केंद्र और राज्य किस तरीके से काम करेंगे, तो ये वैसे पॉलिटी का टॉपिक है। फिर केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, जिस आयोग को हम क्या कहते हैं? वित्त आयोग। कि जैसे केंद्र सरकार के पास पैसे आते हैं, तो केंद्र सरकार के पास जितने पैसे आए उसमें से केंद्र सरकार कितना हिस्सा राज्य सरकारों को दे, ये डिसाइड कौन करता है, या इसके रिकमेंडेशन कौन करता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन, अभी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन जो है कौन सा बना? 15वां। कौन सा वित्त आयोग बना हुआ है? बना 15वां वित्त आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन। कौन थे चेयरमैन? एनके सिंह। तो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन कौन सा है? 15th। अब इन्होंने लिख दिया नवीनतम, तो जो भी नवीनतम आपका वित्त आयोग को वो पढ़ना है। तो लेटेस्ट अपने यहाँ पर भी अभी वर्तमान में कौन सा है? 15। पिछले वाले सिलेबस में गड़बड़ कर रखी थी इन्होंने, पिछले वाले में 12वां वित्त आयोग लिखा हुआ था। तो 12वें वित्त आयोग अलग बहुत पुराना हो चुका है, ऐसा कुछ खास है भी नहीं कि भाई उसको अलग से पढ़ा जाए, परंतु वो सिलेबस में लिखा हुआ था, कई सालों से चल ही रहा था, तो उन्होंने चेंज ही नहीं किया। इस बार उन्होंने कहा यार 12वां 13वां छोड़ो, अपने तो क्या लिख दो? नवीनतम, जाके ताकि जो है वो झंझट ही खत्म हो। बार बार खुद ही अपडेट नहीं रहते कि भाई यार 12वां चल रहा है, 13वां चल रहा है, 15वां आ गया, 15वां आ गया, ये कौन सी चर्चा कर रहे हैं? अभी 12वें की चर्चा कर रहे थे अभी जो है इस सिलेबस से पहले पहले। पर फिर इन्होंने अभी इस बार वाले सिलेबस उसका नाम क्या दे दिया? नवीनतम वित्त आयोग। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी वाला चैप्टर है ये मेंस में भी है, इसका मतलब ये सिलेबस किसका है? मेंस का। और ये प्री के अंदर भी है। प्री के अंदर कहां पर आता है? सबसे पहले ही लिखा हुआ है बजट निर्माण, तो बजट निर्माण में आ गया। फिर लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस के अंदर सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं कहां से नहीं आते, ये। वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो अलग से जीएसटी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पर राजकोषीय नीति, ये अलग से यहाँ पर भी दी हुई। तो इस तरीके से जो फिस्कल पॉलिसी का जो चैप्टर है वो प्री में भी है और मेंस के अंदर भी है, दोनों के अंदर जो है उसके चैप्टर को रखा गया। फिर इसके अंदर एक और चीज आती है, वो आती है इकोनॉमिक। फिर आगे जो अपन पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और विकास। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक कॉन्सेप्ट होता है आर्थिक विकास, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है और समृद्धि या ग्रोथ जो है वो एक अलग चीज होती है। भाई ग्रोथ के अंदर तो ये देखा जाता है कि हम उत्पादन जो है उसको हमने कितना बढ़ा लिया। पिछले साल हमारा उत्पादन जितना था, इस साल हमने उत्पादन क्या कर लिया? बढ़ा लिया। जैसे मान लो कोई किसान है, वो किसान पिछले साल जो है 10 बोरी उगाता था, 10 बोरी का उत्पादन होता था, इस बार 50 बोरी का होता है, तो यानी ग्रोथ क्या हो गई? बढ़ गई।
उसकी इनकम पहले जो है वो 1 लाख रुपए थी, अब उसकी बढ़कर 3 लाख रुपए हो गई, यानी ग्रोथ बढ़ गई। परंतु इस ग्रोथ को बढ़ने से क्या उसका विकास भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है? तो ये कहा गया कि डेवलपमेंट एक बड़ी थ्योरी है। डेवलपमेंट में ये देखा जाएगा कि उसके पास उसका जो परिवार है, परिवार के अंदर क्या सभी को शिक्षा उपलब्ध है या नहीं है। बोरी तो आपने जो है वो ज्यादा कर ली, हो सकता है इनकम भी बढ़ गई, पर परिवार में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, सारे अनपढ़ लोग हैं, तो पैसे तो आ गए परंतु विकास नहीं। फिर आपकी जो है वो सामाजिक स्थितियां किस प्रकार की है, घर जो है वो कच्चा घर है या पक्का घर है, घर के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, क्या बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, या अभी लालटेन के नीचे पड़ रहे हो, या क्या घर के अंदर जो है वो ये एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है, गैस सिलेंडर है या अभी वो चूल्हे पर ही कर रहे हो काम। महिलाओं की स्थिति जो है वो क्या असमान है या समान है, क्या कहीं कोई गलत चीजें तो नहीं होती है। तो ये सब चीजें अगर हट जाए, ये सब चीजें अगर अच्छी होने लग जाए, तब कहा जाएगा, उसको कहेगा विकास। तो एक तो है कॉन्सेप्ट कौन सा, ग्रोथ, और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, विकास। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि ग्रोथ कैसा है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ में तो सिर्फ ये देखा जाएगा कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई या पैसों में कितनी वृद्धि हुई। पहले आप इतना कमाते थे, इस बार अब थोड़ा ज्यादा कमाने लगे, तो पैसे तो आ गए, पर पैसे आने के साथ साथ में लक्षण आए कि नहीं आए, या आपका जीवन स्तर जो है सुधरा है या नहीं सुधरा। तो जीवन स्तर अगर को कितना सुधरा है, उसके आधार पर क्या देखा जाएगा, विकास। तो एक तो कॉन्सेप्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, विकास। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस इकोनॉमिक ग्रोथ को मापते हैं किससे, राष्ट्रीय आय से, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होता है। इस तरीके से किसको नापते हैं अपन, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय तो किसके बारे में बताएगी, ग्रोथ, कि भाई इस देश की राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ी। जैसे कई देश हैं जिनकी राष्ट्रीय आय तो बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो वहां पर बहुत अच्छी, सऊदी अरब है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो तेल से पैसे कमाता है, तो उनके यहाँ पर जो है वो क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है, कच्चा तेल बहुत ज्यादा है, और कच्चा तेल बेचते हैं, वो बेचते हैं तो पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। परंतु फिर भी सऊदी अरब के अगर समाज के अंदर देखा जाए तो वहां महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। तो महिलाओं की स्थिति खराब है, वहां समानता नहीं है, समानता नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो है परंतु क्या नहीं है, डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट की स्थितियां जो है वो अभी भी कमजोर है। तो इसलिए एक तो है ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, और दूसरा कौन सा है, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ तो किससे देखेंगे, राष्ट्रीय आय से, और फिर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किससे देखते हैं, डेवलपमेंट को देखने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक इंडेक्स आता है, उसका क्या नाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इन्होंने अपने सिलेबस में एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और डाला हुआ है। कौन सा इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक, लोग खुश हैं या नहीं है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे गरीबी। अगर कोई देश जो है वो मान लो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, कि जीडीपी में तो लगातार वृद्धि हो रही है, पर ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो किसकी वजह से रही है, कुछ लोगों की वजह से ही हो रही है, बाकी लोग जो अभी भी गरीबी के अंदर जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब गरीबी वहां पर बहुत ज्यादा है। तो ग्रोथ तो है परंतु डेवलपमेंट नहीं है, तो गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, ये सब कॉन्सेप्ट किसके हैं, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट। कि डेवलपमेंट को नापने के लिए इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि उस देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, उस देश के अंदर जैसे अभी इन्होंने खुशहाली वाला डाला हुआ है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत उस देश की रैंकिंग वगैरह कितनी आ रही है, या उस देश के अंदर गरीबी की स्थितियां कैसी है, गरीबी कितनी है, कितने परसेंट गरीब है, कितने नहीं है, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने किस प्रकार की नीतियां अपना रखी है, कौन कौन सी योजनाएं वगैरह अपना रखी है। इसके अलावा देखेंगे तो असमानता कहाँ कितनी है, और क्या देखा जाएगा, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, पूरा कॉन्सेप्ट फिर बेरोजगारी का, बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं, और सरकार ने इसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, ये सब चीजें किसके तहत आएगी, इस बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी और ये जो राष्ट्रीय आय, ये सब हम किस बड़े टॉपिक के तहत पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बड़ा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके तहत जो है चीजों को पढ़ा जाता है। देखेंगे सिलेबस में तो कहाँ है ये, देखो मानव विकास सूचकांक, वैसे तो यहीं पर या देखो समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और
उसके अंदर फिर समृद्धि, समृद्धि में क्या गया, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय तो जीडीपी जीएनपी वगैरह जो है उसकी चर्चाएं होगी। फिर विकास, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के अंदर मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी और बेरोजगारी, उसकी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं, सरकार के द्वारा क्या क्या जो है वो योजनाएं चलेगी, और फिर इसी के अंदर सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रावधान किए, तो वो सब चीजें किसके तहत आ गया, ये डेवलपमेंट के तहत जो है वो आ गया। और मेंस में देखें इसी चीज को, तो उन्होंने मेंस के अंदर भी इसको जो है वो लिया गया, जैसे सामाजिक क्षेत्र, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा नीति, फिर रोजगार उन्मुख वृद्धि की व्यू रचना और आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका, फिर आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, ये सब चीजें जो है वो किसके तहत आ गई है, ये अपना आर्थिक विकास और समृद्धि वाला जो टॉपिक है उसी के तहत सब चीजें कवर हो जाएगी, ये जितनी भी चीजें ये उसके तहत कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद में एक और जो हमें पढ़ना होता है वो होता है ट्रेड पॉलिसी। हालांकि सिलेबस में सीधे सीधे जो है वो उतना नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी बेसिक ज्ञान जो इसका अपन लेंगे। ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति, व्यापार नीति भी देखेंगे कि दूसरे देशों से हमारा जो आर्थिक संबंध है वो कैसे है, कि दूसरे देशों से हम कितना तो आयात करते हैं, कितना निर्यात करते हैं, बाहर से कौन कौन सी चीजें जो हम आयात करते हैं, कौन सी चीजें हम जो हम आयात करते हैं, किन देशों में ऐसा करते हैं, ठीक है। और फिर इससे एक चीज निकाली जाती है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, वो क्या होता है, करेंसी क्या होती है, और करेंसी का एक्सचेंज कैसे होता है, रुपए को डॉलर में कैसे बदलते हैं, डॉलर को रुपए में कैसे बदलते हैं। जैसे भी कहा ना कि वो जो रूस की जो मुद्रा है कौन सी है, रूस की करेंसी कौन सी है, रूबल, और अभी अखबारों में पढ़ा होगा कि रूबल जो है वो गिर गया, रूबल बहुत बुरी तरीके से जो है उसमें गिरावट होती जा रही है, गिरावट। तो ये गिरावट कैसे होती है, ये एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये क्यों गिर गया, रूबल गिर गया, रुपया भी क्या गिरता है, क्या गिरता है तो कहां से गिरता है, ये कहां खड़ा है जो गिर जाता है, क्या जची इसके जो ये क्या गिर गया। तो इसलिए ये सब चीजें एक्सचेंज रेट की, विनिमय दर, विनिमय दर जो है वो क्या होता है। फिर इसी के अंदर आता है एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है, ये सब चीजें किसके तहत पड़ी जाती है, ट्रेड पॉलिसी। फिर ट्रेड पॉलिसी के बाद में विश्व के, या विश्व अर्थव्यवस्था कह सकते हो उसको, ग्लोबल इकोनॉमी। विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर तीन बड़े संस्थान है, वैश्विक आर्थिक संस्थान है जिनको हमें पढ़ना है। तीन बड़े संस्थान है, जैसे एक तो हमें पढ़ना है वर्ल्ड बैंक के बारे में, किसके बारे में पढ़ो, वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे काम करता है। दूसरा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और फिर आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन बड़े जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, तीन बड़े संस्थाएं जो है, संस्थाएं इसके अंदर पढ़नी। इसको यहाँ पर वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, तो उसमें विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, ये चीजें जो है वो यहाँ से कवर हो जाती है। फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के बेसिक कितने क्षेत्र होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं। एक तो कृषि क्षेत्र होता है, सबसे पहला सेक्टर तो कैसा है, एग्रीकल्चर, कृषि का क्षेत्र। दूसरा जो होता है वो उद्योग, एक तो कृषि होती है, दूसरा उद्योग, और तीसरा जो होता है वो होता है सेवा। एक तो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्री का सेक्टर है, और तीसरा किसका सेक्टर है, सर्विस का सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस। अब देखो हमें जो पढ़ना है वो मेजरली ये दो ही पढ़ने हैं। सेवा क्षेत्र के अंदर इतनी ज्यादा कोई समस्याएं है नहीं, भारत का सेवा क्षेत्र जो है वो अच्छा चल रहा है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। मेजर जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर, क्योंकि समस्याएं कहां पर है, एग्रीकल्चर में। कोई भी सिविल सर्वेंट जो है उनसे ये आशा की जाती है कि उनको देश की सारी समस्याओं का ज्ञान हो, और समस्याओं का क्या क्या हल होना चाहिए उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो। तो बेसिक नॉलेज हो तो अधिकतर समस्याएं किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री।
तो एग्रीकल्चर के अंदर सारी चीजें एग्रीकल्चर की बातें, तो जैसे यहाँ पर कृषि, एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में वृद्धि कितनी, तो ग्रोथ हुई है भारतीय कृषि की। भारतीय कृषि की उत्पादकता कितनी है, उत्पादकता की प्रवृत्तियां, प्रोडक्टिविटी, एक तो प्रोडक्शन कितना है, कितना तो हमारे यहाँ उत्पादन हुआ, तो अभी वर्तमान में जैसे गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, चावल का उत्पादन कितना हो रहा है, जो दाल है उसका उत्पादन कितना हो रहा है, तो उसके टोटल बस एक बार उत्पादन देखना। फिर उत्पादन बढ़ा है क्या, अभी हमेशा से ज्यादा था या अभी बढ़ गया है, तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए, तो जैसे आपने सुना होगा हरित क्रांति, भारत में क्या आई, हरित क्रांति, तो ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या थी, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर कुछ भूमि सुधार किए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, तो भूमि सुधार क्या थे, हरित क्रांति कैसे आई, उसके बाद में कौन कौन से प्रयास किए गए उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, उत्पादकता, तो ये उत्पादकता भारत में कैसी है कैसी नहीं है। फिर खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, एक तो सिंपल चीजें, जैसे आपने जो है गेहूं लिया, और गेहूं तो एक तो सिंपल कृषि का उत्पाद है, इसको प्रोसेस कर दो, प्रसंस्करण कर दो, तो इसको पीस दो, पीस के क्या बना दो, आटा बना दो, और फिर आटे से ब्रेड बना दो, बिस्कुट बना दो, तो इसका मतलब हो गया उससे क्या हो रहा है, प्रसंस्करण हो रहा है, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर क्या चुनौतियां हैं, क्या लाभ है इसके, सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं इसके लिए चलाई गई है, वो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र। और खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट, भारत में खाद्यान्नों का प्रबंधन कैसे होता है, तो कहां से, तो सरकार क्या खरीदती है नहीं खरीदती, फिर खरीद कर एक तंत्र चलता है जिसको कहते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और उसके तहत आपने देखा होगा राशन की दुकानें होती है, क्या होती है, राशन की दुकानें, और राशन की दुकानों से जो लोग उनको राशन दिया जाता है, तो अलग अलग लोगों को राशन दिया जाता है, तो वो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम कैसे करता है, उसमें क्या सुधार किए गए, सरकार ने उसमें कौन सी नई योजनाएं वगैरह चालू की गई, ये सब किसके तहत पढ़ना है, इस खाद्य प्रबंधन के तहत। फिर इसी तरीके से कृषिगत सुधार और चुनौती, क्या क्या तो चुनौतियां हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे एग्रीकल्चर के मान लो सिंचाई की समस्या है, एग्रीकल्चर के अंदर अच्छे बीज नहीं है उसकी समस्या है, एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो उर्वरकों की समस्या है, तो ऐसे अलग अलग क्या है, खूब सारी समस्याएं, तो उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, और फिर सरकार ने उनके लिए क्या क्या सुधार किए, क्या क्या स्कीमें वगैरह चलाई है, तो वो इसके तहत पढ़ लिया जाएगा। तो ये कौन सा सेक्टर हो जाएगा आपका, पहला सेक्टर अर्थव्यवस्था क्षेत्र, और उसमें एग्रीकल्चर कृषि। फिर अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र कौन सा है, इंडस्ट्रीज, तो उद्योग के अंदर पूरा औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां, औद्योगिक नीति, भारत के अंदर कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां रही, तीन औद्योगिक बड़ी नीतियां जो है वो है, 1948 के अंदर भारत में एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, फिर 1956 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और फिर एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई, वो कब आई, 1991 में, जैसे 1991 का आर्थिक सुधार हुए। तो औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक वित्त, उद्योग जब भी चलाए जाते हैं तो उनको पैसे कहां से मिलते हैं, काम करने के लिए पैसा कहां से आता है, तो हालांकि जैसे बैंकिंग स्टॉक मार्केट वगैरह पढ़ लिए तो वही है औद्योगिक वित्त। फिर आता है उदारीकरण, जो 1991 के रिफॉर्म्स किए आर्थिक सुधार, उन आर्थिक सुधारों को हम क्या कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, उन आर्थिक सुधारों को क्या नाम दिया जाता है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक तो है उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये तीनों पढ़ने, और इसी को ही क्या कहते हैं अपन, आर्थिक सुधार। वैसे वापस लिखना नहीं चाहिए था, पर इन्होंने इसको वापस और लिखा है कि आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक वृद्धि, ये आर्थिक वृद्धि वापस आ गई, एक तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी वगैरह के तहत पढ़ी ली, फिर वापस इन्होंने एक बार और दे दी इसी शब्द को। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी आर्थिक गतिविधि जब कर रहे होते हैं ना, जैसे कि आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या है, उत्पादन और उपभोग, कोई भी अर्थव्यवस्था होगी उसमें एक तो उत्पादन होगा और दूसरा क्या होगा, उपभोग होगा। तो उत्पादन और उपभोग जो हो रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता, इसका एक सपोर्टिंग तंत्र होना चाहिए, कोई सहायक तंत्र हो, तब जाकर उपभोग होगा या तब जाकर जो है वो किसी चीज का उत्पादन होगा। उस सहायक तंत्र को क्या नाम देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, एजुकेशन की या कोचिंग सर्विस है। अब इस कोचिंग सर्विस के अंदर सर्विस उत्पादित की जा रही है और आप लोग जो सर्विस को ले रहे हो, उस सेवा को ले रहे हो, तो ये जो इकोनॉमी, ये जो गतिविधि हो रही है, ये क्या ये संभव है कि ये लाइट अगर बंद हो जाए
अभी लाइट चली जाए तो अपनी आर्थिक गतिविधि क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर जो है वो तुम कहीं से आए हो, यहां पर घर से आए हो कहीं से भी, अगर ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं होते, अभी ऊंट गाड़ी चल रही होती, तो तुम लोग पहुंचते ही नहीं टाइम पर। या तुम अगर किसी दूर किसी गांव ढाणी में बैठे हो, बाड़मेर के अंदर कहीं दूर बैठे हो किसी गांव में, और वहां से कोई मतलब साधन ही नहीं है जयपुर जाने का, तो क्या होता, नहीं करते ये तैयारी, वहीं रह जाते। और वहां तो ये आप यहां आ पाए हो, इसके लिए जरूरी है कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन होना चाहिए। कोई बस चलती हो, कोई ट्रेन चलता हो, कोई रोड बनी हुई हो जिससे कनेक्टिविटी जुड़ी हुई हो, उससे हम यहाँ आ रहे हैं। तो हमारी आर्थिक गतिविधि तब हो पा रही है क्योंकि ये सपोर्टिंग तंत्र है। अगर वो सपोर्टिंग तंत्र ना हो तो ये आर्थिक गतिविधि ना हो। तो सपोर्टिंग तंत्र में जैसे परिवहन के साधन आते हैं, इसी तरीके से उसमें संचार के साधन आते हैं कि अभी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, ये संचार का साधन है। ऑनलाइन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वो किसकी वजह से देख रहे हैं, संचार के साधन से जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, फिर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो हम आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकते, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपने बहुत बड़ा मशीन लगा रखी है, फैक्ट्री के अंदर मजदूर भी बुला रखे हैं, मजदूर भी है फैक्ट्री में, मशीन भी लगी हुई, ऑर्डर भी आया हुआ आपको कि साहब इतनी इतनी चीजें प्रोड्यूस करके दे दो, ये बोर्ड है, जिस मशीन जिस फैक्ट्री में बनता होगा उसका ऑर्डर भी आया हुआ है कि साहब 10,000 बोर्ड है और देने हैं, सब चीजें हैं, परंतु फिर भी काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, लाइट नहीं है साहब, लाइट आएगी तब करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो होते हैं ये होते हैं सपोर्टिंग तंत्र, और इसको अपन नाम क्या देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंग्लिश में सीधी सीधी बात है। हिंदी में क्या है कि इसका कर रखा है गालमेल, हिंदी में इसको कभी भी कुछ भी कह देते हैं। इसको जो है वो कभी तो कह देते हैं बुनियादी ढांचा, इसके लिए एक शब्द कौन सा जाता है, बुनियादी ढांचा भी कह देते हैं। हिंदी के अंदर इसको जो है वो आधारभूत ढांचा भी कह देते हैं, और हिंदी में इसको अवसंरचना भी कह देते हैं। तो आप चाहो तो इसको अवसंरचना कह दो, आधारभूत ढांचा कह दो, और कुछ कह दो, या फिर इंग्लिश का शब्द यूज कर लो तो वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये अपन को क्या पढ़ना है इसके अंदर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो हो जाएगा। फिर सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन हालांकि तुम पढ़ोगे इकोलॉजी में, ये टॉपिक वैसे जो है वो इकोनॉमी का टॉपिक नहीं है, ये इकोलॉजी का टॉपिक है। तो जिसमें बाकी सारी चीजें भी पढ़ रहे हो कि भाई जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए कौन से समझौते किए गए, पेरिस समझौता क्या है, अभी उसके लिए क्या क्या कार्य चल रहा है। और वैसे यूएन की एक पहल है जिसको अपन क्या कहते हैं, सतत विकास। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बात जो है वो यहाँ पर कर लेंगे। तो ये है किसका सिलेबस अपना, ये तो है इकोनॉमी मेंस, और ऐसा ही है इकोनॉमी प्री। प्री के अंदर फिर एक दो चीजें जो है और एक्स्ट्रा है, जैसे लेखांकन। हालांकि इससे अभी तक कोई क्वेश्चन जो है पूछा नहीं गया, आज तक कोई क्वेश्चन जो है लेखांकन से नहीं आया। वैसे इकोनॉमी में होना नहीं चाहिए था, पर फिर भी इन्होंने इसमें डाल दिया। तो एक तो लेखांकन, और दूसरा इधर कौन सा है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स के नाम का एक और चैप्टर, ये चैप्टर यहाँ पर आता है। टाइम हो गया टाइम, 8:54 हुए 5। चलो फिर आज के लिए जो है तय करें, कल से अपन जो है इसके बेसिक कंसेप्ट को, मांग और आपूर्ति जो है से शुरू करेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक, ये बताया था ना मैंने, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक नहीं होती है। और हमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे अपन, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे। चलो आज के लिए तय करेंगे।